ओके लो, तो अब हमें रिवाइज करना है रे ऑप्टिक्स चैप्टर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है बट बहुत सिंपल और इजी चैप्टर है। सबसे पहली चीज जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो क्या है, रिफ्रैक्शन है। हमें पता है कि जब भी लाइट बेंड होती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो लाइट का जो बेंड होने का जो पूरा फिनोमिना होता है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो हमने क्लियरली हमें नजर आता है पानी में भी और अलग अलग मीडियम्स में। कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वो बेंड होती है। और उसका रीजन क्या होता है बेंड होने का, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि अलग अलग मीडियम में, ओके, हम बात करें वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास, अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए वो बेंड करती है और इसीलिए हमें रिफ्रैक्शन जैसा प्रोसेस देखने को मिलता है। ओके, तो छोटी क्लासेस में हमने किसके बारे में पढ़ा है, रेनबो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना होता है, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिंक्ड होती है जो कि कुछ इस तरीके की नजर आती है। अब यहाँ पे अब नॉर्मली रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है, तो हमें पता है कि लाइट यहाँ से जाएगी और उसको बाहर निकल जाना चाहिए बेंड होके, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, लाइट वापस आ जा रही है, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा, बहुत इजी सी चीज है। देखो यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे कुछ केसेस हैं। मैं पानी से समझ लो कि मेरे पास रे ऑफ लाइट ऐसे वापस आ रही है, ठीक है। ये है पानी, हमने सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करा जैसे हम यूजुअली ड्रॉ करते हैं। अब जो रे है वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ये है हमारे पास पहला केस। हमें पता है अगर रे ऐसे आ रही है तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये जाना उसको इस तरीके से चाहिए, बट वो किस तरीके से जाएगी, यहाँ पे ऐसे बेंड हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, ये रे यहाँ से ऐसे आ रही है, उसको जाना इस तरीके से चाहिए, बट वो ऐसे बेंड हो जाएगी क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। और वही अगर मान लो मैं एक रे को परपेंडिकुलर भेजता हूं, तो परपेंडिकुलर भेजने पे उसका रिफ्रैक्शन बेसिकली नहीं होता, वो जैसा है जैसे कि तैसा सीधा सीधा निकल जाता है, ठीक है। ये बात हमें पता है। बट एक्चुअल में इन रियलिटी में अगर होगा क्या, अगर हम सर्टेन एंगल से ज्यादा, एक मान लो यहाँ पे सर्टेन एंगल है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उससे ज्यादा एंगल पे मेरा इंसिडेंट रे जाता है, तो वो उसको जाना कैसे चाहिए बाहर, मतलब उसकी कोशिश तो ये रहेगी कि वो रिफ्रैक्शन के बाद बाहर ऐसे निकल जाए, ठीक है। बट एक्चुअल में उसके साथ होगा क्या कि वो उसी तरीके से अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। अब इस ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो कि तुमने रेनबो फॉर्मेशन में तो देखा ही है। अब उसको यहां पे भी समझ लेते हैं, ठीक है। हम अलग अलग तरीके से रेज को अगर भेजना चाह रहे हैं तो हमें होगा क्या, सीधे जा रही है तो वो परपेंडिकुलर है, तो सीधे सीधे निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हमारे लिए एक नॉर्मल रिफ्रैक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मेरा एंगल आई सी के बराबर हो जाता है, अब ये आई सी क्या चीज होती है, आईसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। हर एक मीडियम के लिए, किसी भी हम मीडियम की बात करें तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल नाम का एक एंगल होता है। मतलब उसका मतलब क्या है कि अगर मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, तो हमें किस तरीके का रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है कि जो मेरी लाइट है वो ऐसे जाएगी, ठीक है, और रैदर देन कि बाहर निकले वो ऐसे ही 90 डिग्री से ऐसे बाहर निकल जाएगी। समझ में आगे बात, ये चीज हमें तब देखने को मिलती है जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। तो अब सवाल आता है कि क्या होगा कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो, ठीक है। चलो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्रीज होता है। एक प्रिसाइज नंबर नहीं है बट समझ लो ऐसे ही तुक्के के लिए, ठीक है ना। अब मान लो कि जो मैं एंगल दे रहा हूं वो 51 डिग्री सेल्सियस है, 51 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। यानी ये जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल से एक्चुअली में क्या है, बड़ी है। अगर ऐसा होगा तो मेरे पास क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। यहाँ पे जो लाइट है वो बाहर जाने की जगह सीधे अंदर की तरफ आ जाएगी। और ये सेम चीज हमें इस पॉइंट पे भी देखने को मिलती है जब हम रेनबो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो एंगल जिससे ज्यादा पे अगर इंसिडेंट रे हो और वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सो ओवरऑल फाइनली अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना है तो ये क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है और जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा हो जाता है, किससे, क्रिटिकल एंगल से। और जैसा ही ऐसे होता है हमें क्या देखने को मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ ये बात ध्यान रखना, जब मेरा एंगल बड़ा होगा तभी मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखने को मिलेगा, वरना अगर उसके बराबर हुआ तो मुझे इस तरीके का चीज देखने को मिलता है, 90 डिग्री पे ऐसे स्लैंट में लाइट चली जाती है, ठीक है ना। अब अगली चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कौन सी ऐसी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। अगर मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में कराना है तो दो कंडीशंस का मान्यता होना, मतलब उनका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना
नहीं होगा। पहली चीज हमारे पास क्या है कि जो लाइट है उसको ट्रैवल करना पड़ेगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की तरफ। अगर वो ऐसे ट्रैवल कर जाती है, ठीक है, उसी केस में हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसा हम एग्जांपल क्या ले रहे थे कि जो लाइट है वो कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, वाटर से एयर की तरफ ट्रैवल कर रही थी। तो अगर लाइट वाटर से एयर की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है तो हाँ, यहां पे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। बट अगर लाइट एयर से वाटर की तरफ आ रही है, इस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो इस केस में हमें कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी लाइट, तभी हमें क्या देखने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगली चीज ये क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जो कि मैंने तुम्हें बताया ही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, उसी केस में हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। और ये सेम फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है ऑप्टिकल फाइबर्स में भी। मतलब वहां पे तुमने कुछ ऐसी ऐसी डेकोरेटिव लाइट्स देखी होंगी, हो सकता है तुमने देखी हो, ये सेम फिनोमिना वो हमें कुछ तरीके के फाइबर्स में भी देखने को मिलता है, जहां लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हुए आगे की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमेशा वही वाली बात है कि आई अगर मेरे पास बड़ा हो जाएगा आई सी से, जो कि यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, अगर वही चीज है कि मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये उसका बिल्ड है एक ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है, प्लास्टिक की कोटिंग, अंदर कोर होता है, क्लैडिंग, और हम भेज क्या रहे हैं, एक लाइट रे भेज रहे होते हैं। बहुत सिंपल और बेसिक सी चीज है ये। नेक्स्ट चीज फिर से वही है जो तुमने पहले से पढ़ी हुई है, वो क्या है, स्नेल्स लॉ। तुम्हें पता है कि अगर मान लो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है इस तरीके से, ठीक है, तो वहां पे उसका जब रिफ्रैक्शन होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर मैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लू, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लू, तो वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, ये बात हमें पता है। और खास बात ये है कि वो कांस्टेंट कोई एरा गैरा कांस्टेंट नहीं होता, वो कांस्टेंट हमारे लिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड तुम्हें पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं कि मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्लास में कितनी है और वाटर में कितनी है, डायमंड में कितनी है। ये एक तरीके से हमें एक नंबर दे देता है कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे वेरी कर रही है। अब सही बोलूं तो इसका बहुत सारी चीजें रिलेटेड है इसके अंदर, बट तुम्हें एक बहुत सिंपल शॉर्टकट ट्रिक समझ के रखनी चाहिए, ये बढ़िया तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ये मेरा मीडियम नंबर 1 है और ये मेरा मीडियम नंबर 2 है, ठीक है, लाइट जो है वो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तरीका है उसको याद रखने का। ओवरऑल अगर तुम्हें पूरा कंसेप्ट पहले से मालूम है बहुत अच्छी बात है, बट मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूं, हो सकता है किसी किसी को प्रॉब्लम हो, ठीक है। कहने का मतलब पहले मीडियम वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके साइन वाले एंगल से, ओके, साइन थीटा 1, जिसको तुम एक तरीके से ये भी बोलोगे कि ये तो पहला रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। हाँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, सही है, बिल्कुल सही है। बट इसको सिर्फ समझने के लिए हम इन दोनों को एक तरीके से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, n1 साइन थीटा 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, n2 साइन थीटा 2। अब जैसे ही इन दोनों चीजों को तुम इक्वेट कर दोगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा और ये भी स्नेल्स लॉ ही है, और एक तरीके से बेटर है याद रखने के लिए, क्योंकि तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये अच्छा रहता है याद करना इससे, ठीक है ना। तो ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जब मैं कंपेयर कर रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट्स पॉसिबल हैं, तो वही है उसका कंपैरिजन का जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है हमारे पास क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मान लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ऐसे अगर मैं लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं, कभी हम एन से डिनोट करते हैं, कभी म्यू से डिनोट करते हैं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 1, इस तरीके से भी, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अगर मेरे को ये लिखना है तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर देख लो, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूं ग्लास का एयर के कंपैरिजन में, ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, जो नीचे है वो मैं किसकी वेलोसिटी डालूंगा 2 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ओके। और अगर मेरे को मान लो कंपेयर करना है वाटर से, तो सॉरी एयर से, सो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸, बस इन दोनों को डिवाइड करो, तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1.5। इस तरीके से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज सिंपली इक्वल्स टू क्या,
कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सिंपल है, बहुत इजी है, बेसिक सी बात है, ठीक है ना, सब तुमने पहले पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। नेक्स्ट चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि अगर मैं चाहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, वो सिंपल किसके बराबर होगा, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। रिस्पेक्ट से बहुत फर्क पड़ता है, मतलब सिंपल सी बात है कि किसके कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं ये चीज, ठीक है, ये चीज तो तुम्हें मालूम है। अब यहाँ पे तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा है इस वाले पर्टिकुलर केस में, ठीक है, कि जब मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, तब मेरे पास जो रिफ्रैक्टिव एंगल है आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जब आई आईसी के बराबर है तो आर किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। इसी चीज को अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, साइन आर की जगह साइन 90 और साइन आई की जगह साइन आईसी, आईसी क्या है, क्रिटिकल एंगल है, वो किसके बराबर होगा, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है ना। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास किसके बराबर हो गया, 1 बाय साइन आईसी के बराबर हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है साइन 90 वो किसके बराबर होने वाली है, 1, साइन 90 1 होता है, हमें मालूम है, ठीक है। सो ओवरऑल फाइनली मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो मेरा रेयरर मीडियम, अगर चलो मान लो ये वाला मीडियम है मेरा, इस मीडियम को चलो मैं मान लेता हूं ये एयर है, तो तुम्हें मालूम होगा कि किसी को भी हम एयर से कंपैरिजन करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। अगर नहीं मालूम तो मैंने बता दिया। सो ओवरऑल फाइनली हमारे पास अच्छा फॉर्मूला जो आया वो ये आया। फाइनली कहने का मतलब ये है मेरे पास कि अगर जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1 बाय साइन आईसी के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। अब चलो एग्जांपल के तौर पे सुन लो, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है, ठीक है, तो वो किसके बराबर, मतलब ऐसे समझ लो कि ये एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी का भी, चलो ग्लास के बराबर। अब ये मेरे पास किसके बराबर हो रहा है, 1 बाय साइन आईसी, ठीक है, और यहाँ पे आईसी मेरे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल, ग्लास का क्रिटिकल एंगल। समझ में आई बात। एग्जांपल के तौर पे सीधा साधा सरल सवाल देखो, बोला यह है कि मेरे पास एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो क्रिटिकल एंगल निकालो। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया वही चीज यूज करके सॉल्व करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू मेरे पास √3 है, तो साइन आईसी इज इक्वल टू कितने बराबर होगा, 1 बाय म्यू के बराबर होगा, यानी 1 बाय √3, ठीक है। और इसी को अगर थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, √3/3, ओके, एट द एंड वो सेम ही बात होती है, ठीक है ना। और सॉल्व करोगे तो 0.57। कहने का मतलब साइन आईसी की वैल्यू जो आ रही है वो किसके बराबर है, 0.57 के बराबर है, यानी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.57। अब ये चीज तुम बिना टेबल या बिना कैलकुलेटर के तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो चिंता मत करो, तुम्हें आंसर भी इतने में ही देना है, ठीक है ना, समझ में। वो ये बहुत इजी सवाल है। अब एक और चीज जो कि तुमने छोटी सी क्लास में पढ़ी तो हुई है, बट उस चीज को हम रिपीट नहीं करने वाले, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे हम रखते थे ना कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फिर अगर हम उसको बियॉन्ड 2f रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फिर ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट एट 2f, फिर उसके बाद बिटवीन f एंड 2f, ऐसे हमारे पास कर करके 6 केसेस बनते हैं, जिसमें लास्ट वाला केस हमारे पास ये होता है जहां पे बिटवीन o एंड f बनता है और वर्चुअल इमेज बनती है। ये सब हमने पहले पढ़ा है छोटी क्लासेस में, ठीक है ना। पर अब हम ये नहीं करने वाले, तो हम एक्चुअली अब करने क्या वाले हैं, जैसे कि तुम्हें ये मालूम है ये कौन सा मिरर है, लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। बट एक्चुअली में ये सारे के सारे भी कॉनकेव लेंस होते हैं, शायद तुमने सुना हो इसके बारे में। बट फर्क क्या हो रहा है इनमें कि इनके जो सरफेसेस हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट है। जैसे कि इस वाले को देखोगे, इसको बोला जाता है प्लेनो कॉनकेव, ओके। अब प्लेनो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक साइड उसका पूरा प्लेन है और दूसरा साइड कॉनकेव ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हें याद नहीं करना है इनके नाम, बट मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है उसके दोनों साइड जो सरफेसेस हुआ करते थे वो बिल्कुल ही सेम हुआ करते थे। बट और भी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें एक साइड का जो रेडियस है वो अलग हो, दूसरे साइड का रेडियस अलग हो सकता है ये वाला भी देखो, यहाँ पे रेडियस अलग है, यहाँ पे रेडियस अलग है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब रैदर देन हम ये पढ़े कि पूरा का पूरा लेंस, हम सिर्फ और सिर्फ उसके एक साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते जाओ, ये बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत बेसिक चीज है। हम सबसे पहले देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसका क्या मतलब है, चलो यहाँ पे सबसे पहली चीज मेरे पास क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, रेयरर मीडियम में रख रहे हैं, और जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम को देख के घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी डायग्राम होता है, ठीक है। ये मेरे पास रेयरर मीडियम है, ये मेरे पास डेंसर मीडियम है,
ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे रखा हुआ है और जो फाइनल इमेज बन रही है वो यहां पे बन रही है। चलो ऐसा होगा, अब क्या क्या होगा इसमें वो सारी की सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, मेरे पास जो रे है वो ऐसे जाएगी, ठीक है, और उसके बाद उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक नॉर्मल खींचते हैं, हमें मालूम है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये मेरे पास क्या होने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये वाला जो एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पता है तुम्हें, ये छोटी सी बात तो बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। अब यहाँ कुछ कुछ चीजें और जो कि तुम्हें मालूम है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैसे मेरे पास ये यहां से लेकर यहां तक ये जो मेरे पास पॉइंट है ये हो गया मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। तुम्हें मालूम ही है कि अगर मान लो मैं इसका पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करता हूं तो उसका एक सेंटर होता है, और ये जो मेरे पास डिस्टेंस आता है वो क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। बिल्कुल मालूम है। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा हुआ है तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज मेरी यहां पे फॉर्म हो रही है तो ये मेरे लिए इमेज डिस्टेंस हो गया। ये बातें भी तुम्हें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे नया क्या है, नया एक ये छोटा सा नॉर्मल है, जिस पॉइंट मतलब ये जहां पे मेरे रे इंसिडेंट हो रहा है, जहां पे वो हिट कर रहा है, वहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मेरी एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये थोड़ा सा नया है, और ये अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 डिफरेंट एंगल्स मेरे लिए नए हैं। अब सही बोलूं तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो वो एंगल सबटेंड कर रहा है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। ये सिंपली वो एंगल है जो कि ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है, ठीक है ना। मेरे पास जो बीटा है ये वो एंगल है जो कि मेरा इमेज सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो इमेज एक एंगल सबटेंड कर रहा है जो कि क्या है, बीटा। और फाइनली ये जो मेरे पास गामा एंगल है वो एक इस तरीके का एंगल है जो कि जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा किसकी तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल सबटेंड कर रहा है उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे, जो कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। अब तुम्हें डायग्राम धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा, ठीक है। रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एक करके जो इसकी डेरिवेशन है वो काफी अजम्पशन से रिलेटेड हुई है, तो कह सकते हो हाँ कुछ कुछ चीजें तुम्हें याद करनी पड़ जाएंगी, बट मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जैसा फिजिक्स में होता है समझने वाला ही है, ठीक है, और अच्छे से समझ सकते हो। देखो सबसे पहली चीज मेरे पास क्या है, आई जो है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा के बराबर है। अब समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, मेरे पास ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो मेरे पास ये जो बाहर जाती हुई लाइन है, ये जो पूरा का पूरा एंगल बन रहा है, ये किस तरीके का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। और हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में, सिर्फ इस ट्रायंगल में नहीं, ठीक है ना। अगर मान लो मैं कोई एक ट्रायंगल बना रहा हूं और उसके बाहर ऐसी एक लाइन खींच रहा हूं, तो ये मेरे पास मान लो कोई एक्सटीरियर एंगल है, इसको चलो ई ही मान लेते हैं, वो 2 इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, I1 और I2, ठीक है। तो ई जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर होता है, पता होगा तुम्हें ये छोटी सी बात, ठीक है। इसी वजह से मेरे पास जो I है वो किसके बराबर हो गया, अल्फा प्लस गामा। और इसी वजह से अब ध्यान से अगर तुम नोटिस करोगे तो अगली चीज मेरे पास क्या है कि जो गामा है वो किसके बराबर होगा, R प्लस बीटा के बराबर होगा। क्यों, जरा अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये बड़ा ही अजीब सा ट्रायंगल दिख रहा होगा बट है, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए मेरे पास ये जो लाइन है वो एक तरीके से एक्सटीरियर एंगल दे रही है, ठीक है। यानी गामा एक तरीके से मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, और जो आर है और जो वैल्यू है मेरे पास बीटा की, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। ये बात हमने इस वाले में भी यूज करी और इस वाले में भी यूज करी, ठीक है। सो फाइनली मैं लिख सकता हूं आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, गामा माइनस बीटा के बराबर होगी, ठीक है। दोनों ही पॉइंट्स में, इस वाले में और इस वाले में पॉइंट में तुम नोटिस करोगे कि मेरा ओवरऑल पर्पस क्या है। मेरा पर्पस ये है कि मैं आई को और आर को दोनों को ही मैं अल्फा और बीटा और गामा के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो मैंने आई को अल्फा प्लस गामा बनाया, आर को गामा माइनस बीटा बनाया, ये पर्पस था हमारा, ठीक है ना, यही चीज। अब यहां से नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या होगी, अजम्पशन, ओके। हम मानते हैं कि ये जो एंगल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। और तुम्हें पता है जब भी मेरे पास एंगल बहुत छोटा होता है, थीटा किसके बराबर हो जाता है, टैन थीटा के बराबर हो जाता है, और इसके वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के भी बराबर होता है। अब ये चीज तुम्हें पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो अभी के लिए अज्यूम कर लो, क्योंकि इसके पीछे की थोड़ी थोड़ी लंबी है तो यहां ऐड नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। बट इतना समझ लो, जब भी एंगल बहुत ही ज्यादा क्या हो, स्मॉल हो, तब हम ये चीज मान सकते हैं, ठीक है ना। और वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। मेरे पास जो अल्फा है वो किसके बराबर हो जाएगा, टैन अल्फा के बराबर, बीटा टैन बीटा के बराबर, गामा टैन गामा के बराबर। और हमें तो
मालूम ही है कि tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है, ठीक है ना। तो जरा मैं इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए मेरे पास जो NM है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और जो OM है वो मेरे पास क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर मैं बीटा वाले की बात करूं तो मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ओके। तो मेरे पास अगेन जो मेरे पास NM की वैल्यू है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और MI की वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है वो बेस के बराबर हो गया। फाइनली गामा के लिए जो मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है, छोटू सा ट्रायंगल, ये मेरे पास MC मेरे लिए क्या हो गया, बेस हो गया, और NM जो हो गया ये वाला, ये मेरे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरीके से हमने वैल्यू पुट करी है। अब ये एक अजम्पशन है, और दूसरा अजम्पशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस डेरिवेशन को समझने के लिए तो मैं ये चीज भी समझनी पड़ेगी। हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमने जो भी लेंस यहाँ पे कंसीडर करा है, भले उसका एक पार्ट क्यों ना कंसीडर करा हो, वो जो है वो काफी थिन होता है। अब थिन होने का क्या मतलब है कि ये जो मेरे पास तुम डिस्टेंस देख रहे हो ना, P से लेकर M तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, छोटा डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ओके, हम मानते हैं कि PM की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये भी एक अजम्पशन है, ठीक है ना। तो PM अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो गया। अब इस चीज को अगर मैं यूज करूं तो मैं कह सकता हूं मेरे पास OM जो है, OM वो किसके बराबर, OP के बराबर हो गया। तुम बोलोगे है तो नहीं बराबर, बट हाँ हम मान सकते हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि PI जो डिस्टेंस है ओके, वो किसके बराबर हो गया, MI के बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि फिर से PM जो है मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ, बहुत छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। सो इसी वजह से अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ OM को हमने OP, MI को PI और MC को PC लिखा हुआ है, ठीक है। MC और PC दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये जो स्मॉल पार्ट है ये इग्नोर कर सकते हैं, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब यही मेरे पास फाइनल वैल्यूज आई, इसको आगे सॉल्व करना बहुत इजी है। तो करना क्या होगा, हमें पता है स्नेल्स लॉ की वजह से sin I by sin R μ2 by μ1 के बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे पास जो एंगल्स हैं वो बहुत स्मॉल है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया I इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। I और R दोनों के दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों छोटे छोटे एंगल हो जाएंगे, इसीलिए मैं sin I की जगह I और sin R की जगह R रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहां से मैं एक चीज बना सकता हूँ, μI इंटू I इज इक्वल्स टू μ2 इंटू R, ओके। ये मेरे पास एक चीज बन गई। अब ये बहुत ज्यादा ही अच्छी चीज है क्योंकि यहां से मैं कर क्या सकता हूं, मैं I की जगह रिप्लेस कर सकता हूं अल्फा प्लस गामा, ठीक है, और मैं R की जगह रिप्लेस कर सकता हूं गामा माइनस बीटा, ठीक है। मैं इन दोनों को रिप्लेसमेंट में डालूंगा, और रिप्लेसमेंट में डालने के बाद बहुत ही आसानी से मैं इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं। देखो कैसे, यहाँ पे सबसे पहली चीज है I की जगह मैंने क्या लिखा, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू NM बाय OP, गामा की वैल्यू NM बाय PC, ठीक है। और सिमिलरली मेरे पास ये क्या है, मेरे पास गामा माइनस बीटा, गामा NM बाय PC और बीटा क्या है, NM बाय PI, ओके। तो इसको जरा सा सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से होगा क्या कि NM दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेंगी जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वही, और इसी को थोड़ा सा और जस्ट इसको बस मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर की तरफ, तो हमारे पास फाइनली जो भी μ1 वाली वैल्यूज है, देखो यहाँ पे PC वाली जो वैल्यूज है हमने उस साइड ले ली, जैसे μ2 बाय PC, और यहाँ पे μ1 बाय PC, इस चीज को हमने राइट हैंड साइड पे ले लिया, बची हुई वैल्यूज लेफ्ट साइड पे ले ली। और ये सब करने का रीजन इसीलिए था क्योंकि मेरे पास जो OP है वो किसके बराबर है, U के बराबर है, ठीक है। ये जो मेरे पास OP है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है, वो क्लियरली रिटन है। अब यहाँ पे नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे, तुम्हें पता है कोई भी डिस्टेंस अगर हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं तो वो नेगेटिव होता है। फिर से PI जो डिस्टेंस है वो V के बराबर है, इमेज डिस्टेंस, और फाइनली जो मेरे पास PC डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, R के बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो जो चीजें राइट साइड पे है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड पे है वो नेगेटिव, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। सो फाइनली अगर मैं OP, PI, PC की वैल्यू प्लेस करूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो इस तरीके से नजर आएगी, -U, V और R, हमने बस वैल्यूज रिप्लेस कर दी है। इक्वेशन में पिछले स्लाइड में फॉर्म करी थी और अब रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली कह सकते हो कि ये मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को समझना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का, μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर मीडियम का, V क्या है, इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। और यहाँ फिर से तुम्हें मालूम है कि अगर मैं इसको मान लो एयर मान लूंगा तो जो इसकी वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैंने फर्स्ट मीडियम एयर मान लिया तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फाइनली जो इक्वेशन दिखेगी वो हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ठीक है। दोनों ही इक्वेशन अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अब ये वाला केस समझने के बाद हम और भी बहुत सारे केसेस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना मैंने किया क्या था,
हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेयरर मीडियम में रखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, और जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, एक तरीके से रियल इमेज बन रही है। जब लाइंस एक्चुअली, रेज जो है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो कौन सी रे होती है, वो हमारे लिए क्या हो जाती है, मतलब जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। इसी में अगला केस क्या हो सकता है कि अब है जो हम ऑब्जेक्ट को फिर से रख तो रेयरर मीडियम में ही रहे हैं, बट जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने पिछले केस में पढ़ा, बस फर्क ये है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है और जो इमेज है, जो फाइनल इमेज मेरी बन रही है वो यहाँ पे बन रही है। अब तुम देखोगे हमने एक डॉटेड लाइन खींची है, इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि लाइंस एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, वो अपीयर हो रही है इंटरसेक्ट होते हुए, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हमें क्या मिलता है, वर्चुअल इमेज बनता है, और हमें पता है कॉन्वेक्स जो है वो वर्चुअल इमेज बना सकता है। बट एट द एंड तुम अगर फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने पिछले वाले में देखा, ठीक है। तो पिछले केस में और इस केस में फॉर्मूला तो सेम ही है। अब सिमिलरली आते हैं हमारे अगले केस में, जहां पे इमेज तो हमारे पास रियल बन रही है, बट खास बात यह है कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहां रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में रखा है। ये हमारा डेंसर मीडियम है और ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे प्लेस किया हुआ है, तो इमेज बन रही है रियल। और इस बार जो मेरा फॉर्मूला आया है वो थोड़ा सा पिछले वाले से अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बट कंफ्यूज मत हो और तुम चिंता भी मत करो, तुम्हें याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार सारे केसेस हम समझ लेते हैं पहले। और नेक्स्ट केस, जैसा कि तुम गेस कर ही चुके हो कि हम ऑब्जेक्ट को किधर रख रहे हैं, डेंसर मीडियम में ही रख रहे हैं, बट जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास ये चीज हो गई। तो यहाँ तुमने ये चीज नोटिस करी कि जब मैं कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, मैं ऑब्जेक्ट को या तो रेयरर में या तो डेंसर मीडियम में रख सकता हूँ। रेयर में रखने के बाद मेरे पास दो केस बन सकते हैं, ठीक है ना, कि एक तो रियल इमेज बने या वर्चुअल इमेज बने। और सिमिलरली अगर मैं डेंसर में भी रख रहा हूं तो मेरे पास दो केस बन सकते हैं, या तो रियल इमेज या तो वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। बट जो नेक्स्ट चीज है मेरी वो क्या है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। और हमें पता है जो कॉनकेव लेंस था या फिर कॉनकेव लेंस जो तुम पहले पढ़ चुके हो, वो कभी भी एक रियल इमेज फॉर्म कर ही नहीं सकता। अच्छा, तब वो रियल इमेज फॉर्म कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे रियल इमेज या वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट ही नहीं आता। यहाँ पे सिंपल सी बात ये रहने वाली है कि या तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैं रेयरर मीडियम में रख सकता हूं जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, या तो हम जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको हम किस में रख सकते हैं, डेंसर मीडियम में रख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे रखा है। और दोनों ही केस में तुम्हें वर्चुअल इमेज ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉनकेव हमेशा सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है। अब फाइनली इन दोनों केसेस में भी कुछ कुछ फॉर्मूला कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकती है, बट अब इसको समराइज करते हैं। अब फाइनली अगर हम इन सारे केसेस को समराइज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्मूला आते हैं, और सिर्फ इनको समझ लो, तुम्हारे सारे केस एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, जो फॉर्मूलाज बनते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, या तो तुम कॉनकेव या कॉन्वेक्स किसी भी लेंस के बारे में बात कर लो, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ रेयरर मीडियम से या डेंसर मीडियम से। कहने का मतलब है कि अगर तुमने जो अपना ऑब्जेक्ट है वो रेयरर मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है, तो एक अलग फॉर्मूला होगा। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा होगा तो तुम्हारे पास एक अलग तरीके का फॉर्मूला आएगा। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कॉनकेव लेंस, ठीक है, या फिर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, किसी भी तरीके की मैं बात कर लूं, इन चीजों पे फर्क पड़ता ही नहीं है। सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि हम ऑब्जेक्ट को रेयर में रख रहे हैं या डेंसर में रख रहे हैं, ठीक है ना। और यही चीज तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी अब यहाँ पे समझना कि अगर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो रेयरर मीडियम में रखा होगा तो क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1, और ये मेरे लिए फॉर्मूला बन जाएगा। वही अगर मैं बात करूं डेंसर टू रेयरर तो वो क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2। ओके, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये बात ध्यान रखना कि μ1 हमेशा और हमेशा, ये μ1 जो होता है वो हमेशा और हमेशा मेरे लिए क्या होता है, एक रेयरर मीडियम ही होता है हमेशा, ठीक है ना। और μ2 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डेंसर मीडियम ही होता है। तो इस चीज से भी कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं है, ये बहुत ही इजी और सिंपल चीज होती है। अब एक बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही मतलब समझ जाओ कि फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास। सो देखो लाइट कहां से कहां मूव कर रही है, एयर से
कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास की तरफ मूव कर रही है, यानी रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना। तो हमें पता है कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, और डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस, बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें दे रखा है। हमें बस v की वैल्यू निकालनी है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहां समझ जाओ कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, μ2 माइनस μ1। हम μ2 माइनस μ1 तब यूज करते हैं जब रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट मूव कर रही है, और जैसा कि हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। एट द एंड बाकी सारी की सारी चीजें दी हुई है। अगर एयर है तो मेरे पास जो μ1 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का तुम्हें दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव में लेंगे क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे पड़ता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि वो राइट साइड पे पड़ता है। ये सारी चीजें तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए अभी तक, ठीक है। और फाइनली इन सारी चीजों को पुट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना ही है ये फॉर्मूला, इसमें बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब रीजन ये है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ही पॉइंट्स पे हो रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक ग्लोब या फिर स्फेयर जो भी तुम कहना चाहते हो उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, लाइट यहाँ आ रही है, पहले यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर दूसरी बार बी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। इससे रिलेटेड एक चीज है, ध्यान रखना हमेशा और हमेशा। कहने का मतलब यह है कि जो भी मेरा पहला सरफेस इमेज बनाएगा, देखो इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस, यहां पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि मैं इस पूरे स्फीयर को दो हिस्सों में बांट सकता हूं। ये मेरे लिए पहला हिस्सा और ये मेरे लिए दूसरा हिस्सा, ठीक है। अब मेरा जो फर्स्ट हिस्सा है यानी जो पॉइंट ए वाला हिस्सा है वो कहां पे इमेज बना रहा है, इस वाले पॉइंट पे इमेज बना रहा है, ठीक है ना। अब ये जो इमेज है ये यूज की जाएगी सेकेंड सरफेस के द्वारा एज अ ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस इज ऑलवेज, ओके। इसने ये वाली इमेज बनाई सरफेस, पहली सरफेस ने I1 इमेज बनाई, अब वो सेकंड वाला सरफेस इसको यूज करके एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तो आराम से क्वेश्चन को बहुत ही इजी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहीं से उठ के आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला का कंसेप्ट। हमने छोटी क्लासेस में जो लेंस पढ़ा है वो नॉर्मल बहुत इजी सा सिंपल बाई कन्वेक्स लेंस, इसे बाई कन्वेक्स बोल सकते हैं एक तरीके से। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी दोनों साइड्स एक जैसी हैं। कहने का मतलब ये जो इस वाली साइड का रेडियस होगा और इस वाली साइड का रेडियस होगा वो बिल्कुल बिल्कुल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, बिल्कुल। बट मैंने जैसा कि तुम्हें बताया बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एक इस तरीके का लेंस भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है, मैं इस तरीके का लेंस भी बना सकता हूँ, एक साइड बहुत मोटा एक साइड बहुत पतला, ठीक है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। तो यही है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर लेंस बना रहा होगा तो उसके पास ये नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का लेंस है, नहीं, मल्टीपल लेंस मल्टीपल नीड्स के हिसाब से वो बना सकता है। तो उसके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको वो यूज करके समझ सके कि हमें किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इस चीज को समझते कैसे हैं। ये अब मेरे पास एक प्रॉपर लेंस है, ठीक है। अब इस प्रॉपर लेंस को समझना बहुत ही ईजी है। जो चीजें अभी हमने करी बिल्कुल वही है। इस कंसेप्ट को मतलब इस डायग्राम को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने कहाँ प्लेस किया है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेरा C1 है वो क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा मेरा इस वाले सरफेस का, ठीक है ना। यानी ये जो मेरा ये वाली साइड है इसका मैं सर्कल पूरा करूंगा तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होने वाला है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसका, पहले वाले साइड का। और मैं सिमिलरली अगर मैं ये जो दूसरा वाला साइड है, ठीक है, इसका अगर मैं ऐसे सर्कल पूरा करूंगा तो यहाँ पे वो आने वाला है। अब ये जो C2 है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसका, सेकंड वाली साइड का। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स का हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ी ही इजीली आ जाएगा। अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, रेज जा रही है, ठीक है। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सीधी सीधी निकल जाएगी, हमें ये सारी बातें पता है, ठीक है, बहुत सिंपल। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ रिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है हमारा सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 पे भी, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जरा डायग्राम को अगर थोड़ा सा भी तुम ध्यान से नोटिस करोगे, ठीक है, तो नोटिस करोगे कि मेरे पास ये जो M वाला पॉइंट है ये वाला, और ये मेरे पास दूसरा वाला जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। और दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग रिफ्रैक्शन हो रही है, इसीलिए हमें जो पिछला वाला कंसेप्ट है वो हम यूज करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ध्यान से देखो, ये जो मेरा पहला वाला सरफेस है वो जो इमेज बना रहा है वो कहाँ पे बना रहा है, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है।
अब ये जो मेरा दूसरा वाला सरफेस है वो क्या करेगा, इस इमेज को यूज करेगा एज अ ऑब्जेक्ट, ओके, और एज अ ऑब्जेक्ट यूज करके वो फाइनल इमेज कहीं पे बना देगा। समझ में आ गई बात? यही है पूरे डायग्राम का कंसेप्ट, ओके। बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट का, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड वाले का, फिर ये मेरे पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस, ओके। और एक्चुअल फाइनल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो ये मेरे पास फाइनल इमेज फॉर्म है। समझ में आ गई बात? ये है डायग्राम, इजी सिंपल बेसिक, ठीक है। तो समझते हैं इसको। पहला जो हमारे पास ये क्या है कि हमें पता है कि ये वाला सरफेस जो है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करने का रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब मेरा रे जो है वो रेयरर से डेंसर की तरफ मूव कर रहा हो, तभी ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और जरा इस सरफेस को जरा ध्यान से देखो, ठीक है। इस सरफेस के लिए जो लाइट है वो कहां से आ रही है, एक तरीके से एयर से आ रही है, हम कंसीडर कर रहे हैं एयर से आ रही है, और वो जा किस में रही है, ग्लास में जा रही है। बट ध्यान रखना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसीलिए एंड रिजल्ट मायने रखेगा, हम यहाँ एक तरीके से कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। एयर से वो ग्लास की तरफ एंटर कर रही है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ये वाला फॉर्मूला था रेयर से डेंसर की तरफ, ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मेरे लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, u है, और जो इमेज फॉर्म हो रही है इस वाले के वजह से वो कहां पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे, जिसका इमेज डिस्टेंस क्या है, v1 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले वाले साइड का, ठीक है। अब सिमिलरली जब मैं सेकंड वाले के लिए डील करूंगा तो सेकंड वाले के लिए जो मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, ओके। फॉर्मूला लगभग सेम ही रहता है, बट यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि मेरे पास ये जो दूसरा सरफेस है, जो लाइट है वो कहां से कहां मूव कर रही है, यहां से यहां मूव कर रही है, एक तरीके से ग्लास से एयर की तरफ मूव कर रही है, और हम कह सकते हैं डेंसर से रेयरर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और जैसे ही ऐसे होगा फॉर्मूला फ्लिप हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 की जगह क्या होगा, μ1 माइनस μ2 हो जाएगा, ठीक है। बट हमें पता है जो फाइनल इमेज है वो यहाँ पे बन रही है, इमेज डिस्टेंस v है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2 हमें ये मालूम ही है, इसका हम सर्कल पूरा करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है ऑब्जेक्ट की बात। पहले वाले ने जो ऑब्जेक्ट फॉर्म किया, वो सॉरी इमेज जो बनाई वो कहां पे बनाई, यहाँ I1 पे, जिसका इमेज डिस्टेंस था v1। अब यही मेरे लिए यूज होगा एज अ ऑब्जेक्ट जब मैं सेकंड सरफेस की बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेंस मेकर्स फॉर्मूला का, और यही कंसेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज होगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फाइनली अब सिंपली क्या कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। ये मेरे लिए दो इक्वेशंस बन गए, इन दोनों को क्या कर सकते हो, तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक तरीके से कह लो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दो। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि मेरे पास ये वाला टर्म नेगेटिव में भी है, यही वाला टर्म पॉजिटिव में भी है, दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बचेगा क्या, μ1/v माइनस μ1/u, ओके। सिंपल सी चीज है बहुत। और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा मेरे पास कि μ2 माइनस μ1, एक तरीके से अगर मैं कॉमन उठा लूं तो देखो ये एक तरीके से चिंता वाली कोई बात नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है μ2 माइनस μ1, ओके, डिवाइडेड बाय r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाय r2, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकता हूँ कि मैंने इसको हटाया और यहाँ पे इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं μ2 माइनस μ1, ओके। एक्चुअल में वो μ1 माइनस μ2 है, पर एड वही है ना, तुम अगर नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो यहाँ एक नेगेटिव आ जाएगा। अब वो लेने के बाद तुम्हारे पास ये चीज आएगी और अंदर क्या बचेगा, 1/r1, ओके, बाय 1/r2, ठीक। ये तो सिंपल सी चीज है, कोई बच्चों वाली चीज है तो, है ना। फाइनली जो μ1 है, ये जो μ1 है उसको मैं कॉमन लूंगा और दूसरी साइड पे भेज दूंगा, तो इसको मैंने कॉमन लिया, दूसरी साइड पे भेज दिया, ठीक है। और फाइनली मेरे पास क्या होने वाला है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को कंसीडर करता हूं, चलो मैंने अपना केस ले लिया, चलो मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है, तो u की वैल्यू इन्फिनिटी पे हो जाएगी। और हमें पता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा करते थे, याद है, तो इमेज मेरी फाइनली किधर बनती थी, फोकस पे बनती थी, ओके। तो v जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, f के बराबर, फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। ये चीज तुमने बहुत पहले से पढ़ी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, 1/v को रिप्लेस करूंगा 1/f से, 1/u का मतलब 1/इंफिनिटी हो जाएगा, और 1/इंफिनिटी 0 के बराबर होता है, पता है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फाइनली ये मेरे लिए आ गया। तो ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूं इस फॉर्मूला का मतलब क्या है। r1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले साइड का, r2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे साइड का, μ1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाली चीज का, ठीक है। और ये भी कह सकते हो रेयरर मीडियम का, ठीक है, सबसे
आसान तरीका है इसको समझने का। म्यू वन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर एंड मीडियम का, ठीक है, और म्यू टू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का, ठीक है। यहीं पे अगर और इजी बनाना है इसे तो हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो बाहर वाला मीडियम है वो क्या है, एयर है। अगर वैसा है तो म्यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो इसको लिखेंगे 1 1, तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ये, ठीक है। तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेंस मेकर्स फॉर्मूला की, बहुत इजी और सिंपल सी चीज है ये, ठीक है ना। और इसी ही एग्जैक्ट चीज को तुम कॉनकेव लेंस के लिए भी रेप्लिकेट कर सकते हो, खुद ट्राई करो। मैं तो बोलूंगा एट द एंड सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। कंसेप्ट समझ लोगे तो डेरिवेशंस करना बहुत ज्यादा ही इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बार रीड करो और ये बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले वाले की ही तरह है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल से होते हैं, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंसेज आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि दो अलग अलग मतलब रेडियस वाले मैंने लेंस बनाए हैं, पहले वाले का 10 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले का 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब ये बात ध्यान रखो कि अगर मुझे फोकल लेंथ की भी वैल्यू दे रखी है तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखो। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है कि मेरे पास जो लेंस होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला जो है ये एक तरीके से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर देगा, हम कह सकते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास R1 ये है, ठीक है। दूसरा वाला जो वो है वो यहाँ पे सेंटर कहीं देगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, राइट साइड में हमेशा चीज क्या होती है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले वाले साइड को पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है, और दूसरी वाली साइड को क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज होगा कि मेरे लिए पहली वाली साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, दूसरे वाली साइड का नेगेटिव, और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसका फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है, राइट साइड पे पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें यूज करो, क्वेश्चन में पुट करो, आंसर आ जाएगा। सिर्फ यही एक कंसेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाता हूं। जैसे ये एक क्वेश्चन है जिसमें बाई कन्वेक्स लेंस बोला गया है। अब बाई कन्वेक्स लेंस का क्या मतलब होता है कि उसका जो पहला रेडियस है और जो दूसरा रेडियस है, दोनों ही रेडियस बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होने वाले हैं, ठीक है। तो एट द एंड क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा कि पहला रेडियस दूसरा रेडियस दोनों एक दूसरे के बराबर तो है, बट R1 को मैं पॉजिटिव लूंगा और R2 को नेगेटिव लूंगा, क्योंकि R2 लेफ्ट साइड पे और R1 क्या है, राइट साइड पे। बाकी फोकल लेंथ की वैल्यू क्लियरली तुम्हें 2/3 टाइम्स दी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, पुट करो, आंसर निकालो। एक और टाइप का तुम देख सकते हो जहां पे हमें क्या बोला गया है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बारे में बोला गया है। अब प्लेनो कन्वेक्स लेंस का क्या मतलब होता है कि ये एक थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पे हम इस तरीके का लेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके के लेंस को एक्सपेक्ट करने में होता क्या है कि इसका रेडियस तो चलो हाँ हमारे लिए बहुत सिंपल चीज है, इसके रेडियस का क्या। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक बहुत ही बड़े सर्कल का बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है, हाँ या ना। अगर तुम बहुत ही बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, जैसा यहाँ पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले का जो रेडियस होगा वो एक तरीके से क्या होने वाला है, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। क्योंकि ये इतना बड़ा सर्कल है, इतना बड़ा सर्कल है कि हम उसे इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे। बस यही एक कंसेप्ट है। कहने का मतलब जरा ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, R1 को मैं क्या कंसीडर करूंगा, इन्फिनिटी कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, पहला प्लेन है और दूसरा इस तरीके से है, ठीक है। और R2 की वैल्यू -R है, वो जो शायद हमें निकालनी है, हाँ R की वैल्यू हमें निकालनी है। बस पुट करो और आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं होता भाई। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। अगली चीज है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, छोटी क्लास में पढ़ा है, बस इसका डेरिवेशन भी अभी हम जानना है, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ओके। एट द एंड कोई पूछता नहीं है डेरिवेशन, बट फिर भी हम लोग जान के रख लेते हैं, क्या पता रेयर केस में आ ही जाए एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे एक तरीके से देखते हैं। मैंने ये वाला केस कंसीडर करा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द सेंस 2f1 जिसको तुम बोलते हो, फर्क कुछ भी खास बड़ा है नहीं इसमें। तो हमें पता है जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, बियॉन्ड इसके बनती है, और इमेज क्या होती है, थोड़ी एनलार्ज होती है। अब ये चीजें छोटी क्लास में पढ़ी थी, पता होनी चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। f जो फोकल लेंथ होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और v मेरे लिए क्या होता है, फाइनल इमेज डिस्टेंस होता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर कंसीडर करें कि किस किस ट्रायंगल को, a' b' o, यानी मेरे पास जो ये वाला ट्रायंगल है a' b' और o, इस बड़े से ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करूं, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या है, ABO, ठीक है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को तुम देखोगे जरा ध्यान से, तो ये आपस में क्या है,
सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। क्यों सिमिलर? इसलिए क्योंकि एक एक एंगल इनका 90 डिग्री है और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट की वजह से क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसी वजह से सिमिलर है। तो जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम बोल सकते हैं उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, यानी ए बी बाय ए डैश बी डैश, ओके, लाइक या फिर उसका उल्टा भी, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी डैश बाय बी ओ। ओ बी डैश का मतलब क्या हो गया मेरे पास ये, और बी ओ का मतलब क्या हो गया ये। सिंपल सी चीज है ना। तो मतलब हमें ये चीज तो अच्छे से मालूम है कि कभी भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, एक सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मैं दो कंसीडर करूं, क्या ए डैश बी डैश एफ को, ठीक है, सो जरा ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश एफ छोटा वाला ट्रायंगल, यहाँ पे मेरे पास लेंस वाला सॉरी फोकस वाला ट्रायंगल आ गया। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं एम ओ एफ को, हमारे पास ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल भी एग्जैक्ट उसी वजह से क्या होने वाले हैं, सिमिलर होने वाले हैं। 90-90 एक एक एंगल वर्टिकली अपोजिट, बस जो वही है उसी की वजह से मेरे पास जो साइड्स का रेशियो है वो क्या हो जाने वाला है, बराबर होने वाला है। कहने का मतलब ए डैश बी डैश बाय एम ओ, यानी ए डैश बी डैश बाय एम ओ, ओके, वो किसके बराबर होने वाला है, एफ बी डैश, ओके, इसके डिवाइडेड बाय व्हाट, ओ एफ दिस। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। बस इसी के बाद हम क्या करेंगे, इसी को यूज करके फाइनल आंसर निकाल देंगे। MO जो है वो किसके बराबर होने वाला है, AB के बराबर होने वाला है। ठीक है, ये जो MO है वही मेरे लिए एक तरीके से ऑब्जेक्ट की हाइट है, बिल्कुल बिल्कुल वही है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, MO को यहाँ पे रिप्लेस कर देने वाला हूँ किससे, AB से। ठीक है, और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। और फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो थोड़ी सी अच्छी सी बन के आएगी। तो अब कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम नोटिस करोगे कि LHS इन दोनों इक्वेशंस का सेम हो गया, क्योंकि AB और MO तो सेम ही है मेरे लिए, तो LHS सेम हो गया तो RHS भी सेम होगा। LHS सेम तो RHS सेम, यानी OB डैश बाय BO किसके बराबर होने वाला है, FB डैश बाय OF के बराबर होने वाला है। और इस ही FB डैश को, यानी इस वैल्यू को मैं एक अलग तरीके से भी लिख सकता हूं। कहने का मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं OB डैश माइनस, ओके, माइनस OF लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अगर मैं इसमें से ये हिस्सा माइनस कर दूंगा तो बचेगा मेरे पास ये, और वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, OB डैश माइनस OF फाइनली, ओके। और यही चीज है कि वैल्यूज को मतलब प्लेस करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकालना होता है वो क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। क्यों? कहने का मतलब यहाँ पे BO जो है वो किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है, बिल्कुल। इमेज डिस्टेंस OB डैश V के बराबर है, बिल्कुल, ओके। OB डैश बिल्कुल, हाँ। और OF जो है वो मेरे पास क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, ये जो चीज है मेरे लिए क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, बहुत क्लियर। इन्हीं सारी चीजों को, वैल्यूज को अगर तुम पुट कर दोगे तो इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बन के आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लेस करी है इन दोनों की वैल्यूज, ओके, और फाइनली मैंने इन कुछ चीजों की वैल्यूज पुट करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है और फाइनली तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। मैं सही बोलूं, तुम्हें ना ये चीज स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेशन है, एट द एंड ये कैलकुलेशन है, तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चीजों को थोड़ा सॉर्ट करना है, आंसर आ जाएगा। बट अगर इसके बाद तुम डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख देते हो ना तो भी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन है। ठीक है, इतना तो कंसिडरेशन में लिया जाएगा कि हाँ तुम्हें इतनी कैलकुलेशन तो आती है, तो कोई गलत नहीं कर सकता इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से हमारे पास फाइनली आंसर है, ये स्टेप छोड़ भी दोगे चल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से लीनियर लेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला फाइनली हमारे पास आता है। ठीक है ना, तो ये चीज पूरी की पूरी हो गई मेरे लिए। ये है लेंस फॉर्मूला जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, बस हमने उसकी छोटी सी डेरिवेशन कर ली और कुछ नहीं। और फाइनली अगर हम मैग्निफिकेशन को कंसीडर करते हैं तो मैग्निफिकेशन एक डायरेक्ट चीज है। इसका क्या मतलब है कि अगर तुम पिछला वाला डेरिवेशन परफॉर्म करते हो तो उसके जस्ट बाद तुम ये स्टेप लिख दोगे तो ये भी चीज हो ही जाएगी कि वो क्या है, h2 बाय h1, यानी इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, ओके। और या फिर हम उसको v बाय u के बराबर भी लिख सकते हैं, यानी इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बात भी तुम्हें अच्छे से मालूम ही होगी। बस इसी फॉर्मूले को अब हम थोड़ा सा अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये एक तरीके से तुम नोट बना लो, ये एक शॉर्टकट्स हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ज्यादा यूज होंगे तुम्हारे, बट अगर तुम्हें याद रह गए तो तुम्हें कुछ MCQs वगैरह सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं याद होते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने याद कर लो जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता ही होंगे, ये मोर देन इनफ है। ठीक है ना। अब अगर मैं सही बोलूं तो तुमसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला जैसा कि तुमसे ग्रेड 10 में पूछा जाता था। कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा, जहां पे हम लेंसेज को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ एक लेंस नहीं लेंगे, ये एक पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, सारी चीजें दी हैं।
तब तुम्हें सॉल्व करना होगा कि अगर मान लो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस, इसका फोकल लेंथ हमें निकालना है, तो कंसेप्ट वही यूज होगा जो कि मैंने तुम्हें बताया। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज है कि मेरे पास कन्वेक्स वाले लेंस की, अगर इन्हें इस लेंस की बात करूंगा, फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, वी की वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि हम बहुत ही आसानी से लेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इमेज हो गया, बट किसके लिए, कॉन्वेक्स वाले लेंस के लिए। अब ये जो इमेज है फिर से रोल प्ले करने वाला है किसका, एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड वाला लेंस। कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे लिए ये जो आई जो एक तरीके से इमेज बना है, कह सकते हो कि वो चाह रहा था, ठीक है, जो मेरा कॉन्वेक्स लेंस है वो चाह रहा था कि इमेज मेरी यहां पे बन जाए, ठीक है। तो अब चाह तो वो ये रहा था, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। और होगा नहीं का क्या मतलब है, ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करने वाली है। कैसे, अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 30 - 10। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ओके, कॉन्वेक्स से लेकर जो इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 है, ओके। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 है। अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास कौन सा डिस्टेंस बचेगा, यहां से लेकर यहां तक का, यानी कॉनकेव से लेकर इमेज। और वो इमेज नहीं है, ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ये इमेज है कॉन्वेक्स के लिए, बट ये ऑब्जेक्ट है कॉनकेव वाले के लिए, क्योंकि वो दूसरा सरफेस है। अब आई समझ में बात, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, दोनों रेज पैरेलल जा रही हैं, वो तो क्लियरली विजिबल है, ठीक है। और मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। फिर से लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर निकाल देंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक कंसेप्ट है, हर जगह काम आएगा, लेंस फॉर्मूला में भी, उससे पहले वाले में भी, और यहाँ पे भी। और तुमसे ज्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो डायरेक्ट नहीं पूछता, ठीक है ना। अब एक और चीज की बात कर लेते हैं जिसको तुमने बचपन में पढ़ा है, पावर ऑफ अ लेंस। हमें सिंपल सी बात पता है कि अगर पावर मुझे लेंस का निकालना है तो बस 1/f कर दो और तुम्हारे लिए क्या मिल जाता है, पावर मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला जो फॉर्मूला बनाया था एक तरीके से लेंस मेकर्स फॉर्मूला में, वो हमें पावर ही देता है, ठीक है। 1/f की वैल्यू जो है वो पावर होती है, बहुत छोटी सी बात है। बट यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि सिंपल शॉर्टकट्स कह सकते हो, जो तुम्हें कहना है। अगर मान लो मैं लेंसेज को कंबाइन करना शुरू कर दूं तो क्या होगा, सिंपल है, इजी है। इसका भी थोड़ा ग्लिम्स पढ़ा होगा तुमने, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। अगर मान लो मैं कुछ लेंसेज को कंबाइन कर रहा हूं और मुझे उनका मैग्निफिकेशन निकालना है, कहने का मतलब मान लो मेरे पास पहला लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस सब मैंने कंबाइन कर दिए, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन कराया। और कंबाइन करने के बाद अगर मान लो मुझे फाइनल कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन चाहिए, तो तुम्हें करना क्या होगा, जितने भी लेंसेज हैं तुम्हारे पास सबके मैग्निफिकेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास फाइनल मैग्निफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें ओवरऑल पावर, कॉम्बिनेशन का पावर निकालना है तो पहले का पावर और दूसरे का पावर ऐड कर दो, तीसरा चौथा जितने भी हैं लेंसेज सबका पावर ऐड कर दो, फाइनल पावर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और इससे तुम्हें ये पता ही आता है कि अगर n लेंसेज होंगे तो n बार ऐड कर दो। और यहीं से अगर मेरे पास पावर की वैल्यू क्या होती है, 1/f होती है, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या होने वाली है, p1 + p2। सो सिमिलरली 1/f की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1/f1 + 1/f2। और सिमिलरली मेरे पास ये वाले फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं। बहुत ईजी है ये, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक चीज और जान लो, ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया हो सकता है कि अगर मान लो मैंने दो लेंसेज हैं पर वो आपस में चिपके हुए नहीं है, वो सेपरेटेड है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा बीच में डिस्टेंस था ना 10 सेंटीमीटर, तो यहां अगर मान लो मेरे पास दो लेंसेज हैं जिनके बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस है d, ओके। अगर वैसा केस है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कहने का मतलब 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1/f2। सिंपल, यही चीज यूज करोगे और तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। वही बाय 1/f1 को रिप्लेस कर दो पावर से। ये चीज एक थोड़ी सी नई हो सकती है, शॉर्टकट की तरह तुम इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सिंपल और ईजी है, तुमने फिर से छोटी क्लास में पढ़ा है। अगर मेरे पास प्रिज्म है, कोई एक लाइट एंटर करती है उसके अंदर, ठीक है, तो हम सबसे पहले एक नॉर्मल मतलब उसके जाने का कोशिश तो यही होता है, तो हम एक तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ओके, यहाँ पे। अब नॉर्मल के हिसाब से वो रिफ्रैक्ट होती है, फिर दूसरे सरफेस पे फिर से वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये सारी चीजें तुमने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि उसके जाने का मन था इस डायरेक्शन में, ठीक है, बट वो जा रही है इस डायरेक्शन में। तो यहीं पे मेरे पास जो कितने तरीके से वो डेविएट कर जा रही है, यहाँ पे कितने एंगल से मुड़ जा रही है एक्चुअल पाथ से, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और उसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो ये सिंपल डायग्राम तो तुम्हें मुझे लगता है आता होगा, बट हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल प्रॉपर जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके चीजें समझते हैं।
ये मेरे पास जो बड़ा सा है, ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है हमारे पास, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता है। ए जिसको हम डिनोट करेंगे, अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हो, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, फिर रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर वहां से वो इमर्ज कर रही है, ठीक है, यही चीज है। हाँ ओके, यहाँ हम एक नॉर्मल बनाते हैं क्योंकि नॉर्मल बहुत जरूरी है एंगल नापने के लिए, जो कि हमें देता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज क्या देगा हमें वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे एक तरीके से फिर से नॉर्मल बनाते हैं जो हमें क्या देगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, साथ के साथ आर डैश की भी वैल्यू देते हैं। एक तरीके से कह सकते हो आर डैश क्या है, इंसिडेंट एंगल हो गया इस वाले सरफेस के लिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये डिफरेंट है। अब देखो इस रे का जाने का मन था इस डायरेक्शन में, बट एट दी एंड वो जा रही है इस डायरेक्शन में, इसीलिए जो मेरे पास ये वाला जो एंगल आता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। कितने एंगल से वो डेविएट हो जा रही है अपने ओरिजिनल असली पाथ से, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सिंपल सी चीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको तुम ई से भी डिनोट करते होगे, तुम्हारी मर्जी किसी से भी डिनोट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए क्यू एन आर। ओके, अब मैं इस क्वाड्रिलेटरल को अगर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में तुम्हें मालूम होगा होता क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, जो भी हो, सारे एंगल्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्रीज के बराबर होता है। बहुत अच्छी बात है, पता होगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली ये बात तो अच्छे से कह सकते हैं कि ये जो है वो मेरे लिए नॉर्मल है, ये जो है वो भी एक नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब वो ये कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्रीज एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अगर ये दोनों ही आपस में ही 90 डिग्रीज हो गए, तो जो बचे हुए 90 यानी 180, यानी जो बचे हुए दो एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम भी कितना होगा, 180, क्योंकि चारों एंगल्स का सम, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल्स 180 के बराबर होंगे। दो ऑलरेडी 180 है, तो बचे हुए दो भी 180 होंगे, यानी एंगल ए और एंगल क्यू एन आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है। और सिमिलरली हम एक और बार कर सकते हैं, ये क्या है कि ट्रायंगल क्यू एन आर को अगर कंसीडर करें, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आर प्लस आर डैश प्लस क्यू एन आर, ये तीन ही एंगल है इसके पास। ओके, पहला एंगल है मेरे पास आर, दूसरा आर डैश और तीसरा क्यू एन आर, इन तीनों का सम 180 डिग्री बराबर होगा। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब अगर ये ए प्लस क्यू एन आर 180 डिग्री के बराबर है, आर प्लस आर डैश प्लस क्यू एन आर भी 180 डिग्री के बराबर है, कहीं ना कहीं ये चीज और ये चीज दोनों इक्वेशन में सेम है, तो ऑटोमेटिकली ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। रिजेंबल कर ही रहा है, साफ साफ पता लग रहा है, यानी ए की जो वैल्यू है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म की जो वैल्यू है, वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। यहीं से मैं कुछ कंसेप्ट यूज करने वाला हूं कि मेरे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन वो एक तरीके से क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। जरा ध्यान से देखना मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ओके, एम क्यू आर ट्रायंगल छोटा सा, तो इस छोटे से ट्रायंगल में मेरे पास ये जो एंगल है, जो कि एंगल ऑफ डेविएशन है, वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने दोनों इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, ठीक है। यानी इंटीरियर अपोजिट एम क्यू आर ये और एम आर क्यू ये, दोनों एंगल्स का सम कर दोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। एम क्यू आर जो है वो किसके बराबर होने वाला है, मेरे पास आई माइनस आर, ठीक है। क्यों, अब इस चीज को कंफ्यूजन मत लेना, एक्चुअल में देखो ये जो मेरे पास वैल्यू है वो आई है, तो ये भी आई होनी चाहिए वर्टिकली अपोजिट की वजह से, बट मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये छोटा वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू चाहिए। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो पूरे में से अगर मैं ये वाला हिस्सा आउट माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा मुझे। अब पूरा हिस्सा है आई, छोटा वाला हिस्सा है आर, सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हें एम क्यू आर की मिल जाएगी वैल्यू। सिमिलरली एम आर क्यू की वैल्यू क्या होने वाली है, आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश मेरे लिए इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी ये जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बता रही है, और वो क्या बता रही है, जरा ध्यान से सुनो, कि जो डेल्टा होता है वो किसके बराबर होता है, डेविएशन एट द फर्स्ट फेस, यानी कितने एंगल से वो पहले उस पे डेविएट कर गया, पहले फेस पे। देखो ओवरऑल डेविएशन है ये, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पहले फेस पे और दूसरे फेस पे, दोनों पे मैं अलग अलग तरीके से डेविएट कर रहा हूं, ठीक है। तो डेविएशन पहले फेस पे और दूसरे फेस पे कितना कितना है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे टोटल एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाता है, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं कि क्या,
आई प्लस आई डैश यानी जो ये बड़े बड़े वैल्यूज हैं इनको एक साथ ले लेंगे, आर प्लस आर डैश इनको अलग साइड पे रख देंगे, और ये फाइनली मेरे लिए एक नई इक्वेशन बना के देगा। और वो क्या है, ये जो आर प्लस आर डैश है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ए से। तो ये एक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये एक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। सो एट द एंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो भी तुम करना चाहो। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और फाइनली एंगल ऑफ डेविएशन, ये सारी चीजों को एक तरीके से इक्वेशन बना सकते हो। यानी इंसिडेंस और इमर्जेंस किसके बराबर होते हैं, प्रिज्म प्लस डेविएशन के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन तुम्हारे हर क्वेश्चन में हेल्प करेगी अगर कोई भी इक्वेशन आ गई प्रिज्म से रिलेटेड। ओके, सो सारे क्वेश्चंस प्रिज्म के इसी फॉर्मूले पे रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। ये ग्राफ है एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस, मतलब यहाँ पे मेरे पास जो एंगल है, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हो तुम, ठीक है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को नोटिस करोगे कि भाई शुरू में तो ये डिक्रीज होता है, फिर सडनली यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती है मुझे, फिर यहाँ पे ये इंक्रीज करना चालू कर देता है। कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू पता लगती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन की ये मिनिमम वैल्यू है, और वो मुझे तब मिलती है जब आई और आई डैश क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाएगा, उसी पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलने वाला है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। मिनिमम मतलब सबसे छोटा जो पॉसिबल है वो तुम्हें मिल जाएगा। उस केस में ध्यान रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस, साथ के साथ आर और आर डैश, इनकी वैल्यूज भी आपस में बराबर होती है। बहुत ज्यादा इजी और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक रिलेशनशिप फाइंड करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन का, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों में अगर मुझे एक रिलेशनशिप मिल जाए तो हमारा फायदा ही हो जाएगा। और हाँ बिल्कुल होगा, देखो कैसे, आई और आई डैश बराबर होंगे, आर और आर डैश अगर बराबर होंगे तो मुझे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है। ये बात हमें अच्छे से मालूम है। तो अब यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमने इक्वेशन फॉर्म करी थी कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये जो हमने फॉर्म करी थी, अब यहाँ पे अगर मैं डेल्टा की जगह डेल्टा मिनिमम यूज करूंगा तो मैं आई डैश की जगह आई यूज कर सकता हूँ। ये बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। कहने का मतलब है जो आई की वैल्यू होगी वो ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 के बराबर होगी। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है हम क्या यूज कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं और हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, ओके, ए जो होता है वो आर प्लस आर डैश के बराबर है, और यहाँ आर और आर डैश भी आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये 2r हो गया, और आर की वैल्यू किसके बराबर है, a बाई 2 के बराबर है, ठीक है। यानी फाइनली अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं साइन आई बाय साइन आर, और अगर मैं रिप्लेस कर दूं आई की वैल्यू, ये हमने निकाली आई की वैल्यू, हमने यहाँ पे प्लेस कर दी, ठीक है। सिमिलरली हमने निकाली आर की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी। तो ये जो मेरे पास रिलेशनशिप आया है, ये रिलेशनशिप हमें देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि ये है, ठीक है। साथ के साथ उसका रिलेशनशिप हमें देता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के साथ। ध्यान रखना यहाँ पर जो ए है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। सिंपल इजी फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला। इससे रिलेटेड बहुत इजी प्रॉब्लम आते हैं, एक बार देख ही लो, क्योंकि साइन वाइन है तो कभी कभार कंफ्यूजन हो सकती है, बट दिक्कत मत लो। हमारे पास क्वेश्चन है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट अ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, बोला है इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। सो इक्विलेटरल बोला है तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया, 60 डिग्रीज हो गया। वो बोले या ना बोले हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्रीज तुम्हें दे रखी है। फाइनली स्पीड ऑफ लाइट प्रिज्म में हमें निकालनी है, तो होगा क्या, सबसे पहले ए की वैल्यू 60, जैसा कि मैंने बोला मिनिमम दे रखी है 30 डिग्रीज, ओके। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है तुम्हें करना क्या है, ए की जगह 60, डेल्टा एम की जगह 30 पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, साइन 45 बाय साइन 30। 45 साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है, साइन 30 1 बाय 2 होता है। प्लेस करोगे फाइनल आंसर क्या आएगा, 1.414। बट ये क्या दे रहा है तुम्हें, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, ठीक है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड नहीं, मतलब ये स्पीड नहीं है, फाइनल आंसर में उसने बोला है स्पीड निकालो। तो हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी चीज का, वो किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ओके। सो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, एयर डिवाइडेड बाय व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जस्ट डिवाइड कर दो और तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें पता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें अभी निकाला, ऐसे ही सॉल्व होता है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये एक चीज है, ये रेयरली तुमसे पूछते हैं, बट
फिर भी हम कंसिडर कर लेते हैं। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरी स्मॉल प्रिज्म एंगल, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो एंगल ऑफ प्रिज्म कभी कभार बहुत छोटा हो, पतला सा प्रिज्म हो, तब हम कैसे डील करेंगे। तो तुम्हें याद होगा जब भी मेरे पास एंगल बहुत छोटा होता है, थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा होता है, ये बात हमें मालूम है। तो हम sin थीटा को थीटा से, थीटा को sin थीटा से अपनी जरूरत के हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं। वही चीज हम करेंगे। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin i बाय sin r के बराबर होता है, और sin i को हम i बाय r से मतलब एक तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। अगर एंगल बहुत छोटा है तो sin i के बराबर और sin r के बराबर होता है, ये चीज फिक्स्ड है, ठीक है। सो यहीं से हम कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या, म्यू आर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R के बराबर। सिमिलरली यही चीज मैं दूसरे सरफेस पे लगा दूं, साइन I डैश बाय R डैश, ये इमर्जेंस वाली दूसरी वाली साइड पे। सो सिमिलर तरीके से I डैश की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फाइनली हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू होती है, यानी एक तरीके से रिलेशनशिप होता है। देखो कैसे, अभी हमें पता है कि जो डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म I प्लस I डैश के बराबर होता है, ये बात हमें पता है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो डेविएशन होगा वो I प्लस आई डैश माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगा। अब मैं जो I की वैल्यू है और जो I डैश की वैल्यू जो भी हमने निकाली, उसी को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो ये क्या बचेगा, म्यू आर माइनस म्यू आर डैश माइनस ए, ओके। और फाइनली अगर इसी चीज में से म्यू तुम कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा, अंडर उसके ब्रैकेट के अंदर R प्लस आर डैश। और अब हमें ये भी मालूम पता है कि R प्लस आर डैश ए के बराबर होता है। रिप्लेस किया, ये मेरे पास बना, फाइनल आंसर जो आया वो ये आया। इसकी डेरिवेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने बता तो दी है। इंपॉर्टेंस है इसके फॉर्मूला की, और एक्चुअल में इसके फॉर्मूला की भी कम इंपॉर्टेंस, बहुत रेयरली तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब आ सकता है, इसीलिए तो बता रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि रेयर का मतलब कभी नहीं, कभी तो आ सकता है, हो सकता है इसी साल। तो अब यही चीज है यहाँ, यानी एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ऐसा सिर्फ तब ही होगा जब मेरे पास जो क्या कहते हैं, जो प्रिज्म एंगल है वो काफी ज्यादा छोटा हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन, अ थिन प्रिज्म, साफ साफ बोल दिया, थिन प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ही 2 डिग्री है, डेविएट्स एन इंसिडेंट रे बाय एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। देख रहे हो कितने छोटे छोटे एंगल्स की यहाँ पे बात कर रही जा रही है। तो ऐसे अगर बोल दिया तो तुम्हें वही फॉर्मूला यूज करना है। कहने का मतलब जो डेविएशन होता है वो म्यू -1 इंटू ए के बराबर, एंगल ऑफ प्रिज्म तुम्हें दिया हुआ है, डेविएशन तुम्हें दिया हुआ है, पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ये इसलिए नहीं दिखा रहा कि भाई बहुत मुश्किल है, नहीं, आ सकता है, बहुत रेयर चांस है, ठीक है ना। चलो फटाफट अब इस चैप्टर की लास्ट चीज कर लेते हैं, माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स। बहुत इजी है इसको करना एक्चुअली, बट लोगों को काफी कंफ्यूजन होती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप से। अब सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे लिए सिर्फ यही नहीं है, हम जो मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज करते हैं ना डेली लाइफ में, वो भी एक तरीके से सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। ओवरऑल सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या, जहां पे हम सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज करें जिसका फोकल लेंथ काफी शॉर्ट हो और जिसको हम आंखों के काफी क्लोज रख के चीजों को देखते हैं, ये वाली चीज है। पर फर्क ये है कि हाँ, ये बहुत, हमारी आंखें बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं इस चीज के, ये चीज है कि नहीं। बट एट द एंड सिंपल माइक्रोस्कोप में है क्या, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या कुछ भी करेंगे ना, उसमें हमारे पास 2 केस बन के आते हैं। 2 केस का मतलब पहला क्या है कि अगर जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। डिस्टिंक्ट विजन का क्या मतलब होता है, 25 सेंटीमीटर। तुमने सुना होगा कि 25 सेंटीमीटर एक ऐसा डिस्टेंस होता है जहां पे हम कोई भी चीज देखते हैं तो हमें वो प्रॉपरली नजर आती है और मतलब हमारी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है कि नहीं। तो वही डिस्टेंस को अब 25 सेंटीमीटर बनता है। तो ये पहला। और दूसरा है जब इमेज जो है वो हमारे पास कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। डिस्टिंक्ट विजन में ज्यादातर टाइम्स तुम्हें 25 सेंटीमीटर ही होगा, अगर कोई दूसरी वैल्यू होगी तो तुम्हें बता देंगे, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे समझो हो क्या रहा है, ये है मेरे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप, और तुम बोलोगे कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस ही है, बट इसको समझते हैं फटाफट। मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो x डिस्टेंस दूर है, और जो इमेज है वो कहां पे बन रही है, d डिस्टेंस दूर। d का क्या मतलब है यहाँ पे, डिस्टिंक्ट विजन। इतनी दूरी पे मेरी इमेज बन रही है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। अब यहाँ इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। तुम्हें मालूम ही होगा कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, मतलब वर्चुअल इमेज बनती है और सेम साइड पे बनती है, ठीक है, और थोड़ी सी एनलार्ज्ड बनती है। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है। रे डायग्राम तो बहुत सिंपल है, बट अब यहाँ पे कुछ चीजें जो तुम्हें अजीब सी लगेंगी कि चलो x तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, d इमेज का डिस्टेंस हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, बट ये अल्फा और बीटा यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये क्या चीजें हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो मेरे पास एंगल्स है ना, ये अगर मान लो सबसे पहले तो ये जो इमेज है, इमेज जो एंगल बना रहा है वो एंगल मेरे लिए क्या है, वो है बीटा।
ठीक है, समझ में आ गई बात कि इमेज जो है वो एंगल बना रहा है वो बीटा, बट वो एरा गैरा मतलब एरी गैरी जगह पे नहीं। देखो इमेज को मैंने रखा है डी डिस्टेंस पे, और डी डिस्टेंस पे रखने के बाद जब इमेज जो एंगल बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो इमेज एंगल बनाएगा डिस्टिंक्ट विजन पे, उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। और एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से ये अल्फा क्या है। अब चलो मान लिया कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे रखा है, उठा के इसको शिफ्ट कर दो यहां पे, बेसिकली डी डिस्टेंस दूरी पे। तो अगर उसको डी डिस्टेंस दूरी पे यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट होगा, फिर जो वो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं। ये ऑब्जेक्ट जो है वैसे तो यहां पे रखा है कि पर अगर मान लो उसको मैं डी डिस्टेंस दूरी पे रख दूं, तब वो जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है, अल्फा एंगल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो फाइनली मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर तुम मान लो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू लिखना चाहो, तो जो अब मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए नहीं, आगे जितनी भी चीजें हैं सबके लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तुम मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और दोनों के दोनों कब, जब मैं उन्हें डिस्टिंक्ट विजन पे रख रहा हूं तब। आ रही है बात समझ में? तो फिर से बड़ी ध्यान से बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी बात सुनो। हो क्या रहा है कि ये जो इमेज है उसको मैंने कहां पे रखा है, डी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो डी डिस्टेंस पे जो एंगल बना रहा है वो कितना है, बीटा है। और ऑब्जेक्ट जो है वो है नहीं, पर अगर मान लो मैं उसको शिफ्ट कर देता हूं यहां, और फिर वो जो एंगल बना रहा है ना अल्फा, उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये है ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल, और बीटा क्या है, इमेज के द्वारा एंगल। ठीक है, और यही दोनों चीजों का जब तुम रेशियो ले लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, बीटा इमेज वाला एंगल, अल्फा ऑब्जेक्ट वाला एंगल, बस। और यहां पे तुम्हें मालूम ही होगा, अब ये चीज कंसेप्ट मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो बताता हूं। जब एंगल बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत स्मॉल एंगल होता है ना, तब थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टैन थीटा होता है, और वो क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये एक थियोरी है, अब ये तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी मैंने बता दी। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है कि मेरे एंगल्स जो हैं वो इतने ज्यादा छोटे छोटे हैं कि मैं उसको मान सकता हूं कि वो किसके बराबर है, टैन बीटा, और अल्फा टैन अल्फा के बराबर है। समझ में आ रही है बात? इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी लेके मत चलना इसमें। अब आगे की चीज चलते हैं कि अगर तुम टैन बीटा की वैल्यू लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो। टैन बीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं जो बीटा वाला एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल में भी तो लाई कर रहा है, हाँ या ना, इस एंगल में भी ट्राई कर रहा है। तो बीटा का मतलब, टैन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ या ना। तो जो मेरे पास परपेंडिकुलर है वो कितना है, ए बी है, और बेस देखो परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस कितना है, ओ बी। तो ये हो जाएगी मेरे पास टैन की वैल्यू, ए बी बाय ओ बी। और सिमिलरली अगर मैं अल्फा की वैल्यू, टैन अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा मेरे लिए, और मेरे लिए क्या होगा, ए डबल डैश बाय बी डैश डिवाइडेड बाय व्हाट, ओ बी डैश। ठीक है, ए डबल डैश बी डैश बाय ओ बी डैश, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना। अब तुम नोटिस करो कि ए डबल डैश बी डैश जो है वो कहीं ना कहीं ए बी के बराबर ही है, हाइट ही तो है ऑब्जेक्ट की, और जो कि सेम है। तो यानी मैं ए डबल डैश बी डैश की जगह ए बी लिख सकता हूं, और लिखने के बाद तुम्हें मालूम ही है क्या होने वाला है, ये और ये आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, बचेगा क्या मेरे पास, ओ बी डैश और ओ बी। ओ बी डैश की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है, और ओ बी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। माइनस डी माइनस एक्स, माइनस लेने का पॉइंट यही है कि जो भी डिस्टेंसेस हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं, इसीलिए उसको हमने क्या लिखा है, माइनस लिखा है। और फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आएगी मैग्नीफाइंग पावर की वो किसके बराबर है, डी बाय एक्स के बराबर है। ठीक है, ये ब्लू बॉक्स में यानी इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हें मैं बोलूं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इस केस में नहीं, हर केस में इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए मैं बोलने वाला हूं। तो ये चीज तो ध्यान रखना ही। और ये मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ इस केस में जहां पे इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। ठीक है ना। अब यहां एक और चीज देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ। अगर मैं मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ के बीच में अगर रिलेशनशिप निकालना चाहूं, जब इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, डी डिस्टेंस पे बन रहा है, इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप निकालना चाहूं, कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, तुम्हें अल्फा बीटा ये सारे एंगल समझ में आने चाहिए। अल्फा ऑब्जेक्ट बना रहा है, बीटा इमेज बना रहा है, वी की वैल्यू यानी इमेज डिस्टेंस माइनस डी के बराबर है। साफ साफ मतलब डी डिस्टेंस है बट वो लेफ्ट साइड में, इसीलिए हम नेगेटिव लिख रहे हैं। ये सारी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब यहाँ देखो, ये होता है क्या, लेंस फॉर्मूला अच्छे से मालूम है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बहुत बढ़िया बात। यहाँ पे 1/v की जगह 1/-d रख दिया,
ओके, ऑब्जेक्ट की जगह -x रख दिया और फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ है ही, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास लेफ्ट राइट करने के बाद नोटिस करोगे कि 1/x किसके बराबर है, 1/d प्लस 1/f के बराबर है ना। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे कि तुम देखोगे कि एलसीएम लिया वगैरह वगैरह करने के बाद ये बन जाएगा d/x। और अभी एक सेकंड पहले ही हमने d/x की वैल्यू निकाली थी और वो किसके बराबर होती है, मैग्निफिकेशन के बराबर होती है, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से ये बात दिमाग में रखना कि जो मैग्निफिकेशन है वो 1 + d/f के बराबर है। तो तुम बोलोगे जो पिछला वाला फॉर्मूला था वो इंपॉर्टेंट था या नहीं था, यानी m की वैल्यू d/x, मैं बोलूंगा हाँ ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी हो डिस्टिंक्ट विजन पे तो वो किसके बराबर होगी, 1 + d/f के बराबर होगी डिस्टिंक्ट विजन पे, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब अगली चीज देखो, अगली चीज भी बहुत सिंपल है। अब जो मेरे पास इमेज है वो कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। और तुम लोगों को शायद याद होगा इमेज इन्फिनिटी पे तब बनती है जब मैं ऑब्जेक्ट को किधर रख देता हूं, फोकल लेंथ यानी f पे रख देता हूं, तब मेरे पास इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। हाँ ना, रे डायग्राम याद ही होगा, एक रे गई पैरेलल पास हुई फोकस से, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों पैरेलल है तो कभी मिलेंगी ही नहीं, इसलिए इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है। यहाँ पे भी सेम वही वाला केस कि जो मेरे पास इमेज है कहीं ना कहीं बन रही होगी इन्फिनिटी पे इमेज, तो इमेज जो एंगल बना रहा है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और क्या नाम है, अल्फा जो एंगल है वो कौन बना रहा होगा, मेरे पास ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो ऑब्जेक्ट h हाइट का है, बट उसको मान लो मैंने यहां रख दिया d डिस्टेंस पे, और d डिस्टेंस पे रखने के बाद जो वो एंगल बना रहा है ना वो कौन सा एंगल है, अल्फा एंगल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अल्फा है ऑब्जेक्ट का एंगल, बीटा है इमेज का एंगल, वो भी तब जब दोनों को मैंने कहा रखा है डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ है। फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे मेरे पास इमेज बनेगा, मतलब मैंने बनेगा यहाँ नहीं बट मान लिया इमेज यहाँ पे है और वो डिस्टिंक्ट विजन पे, तो जो वो एंगल बना रहा है मेरे लिए वो क्या है, बीटा। और सिमिलर तरीके से ऑब्जेक्ट भी यहाँ है नहीं बट मान लिया ऑब्जेक्ट को मैंने डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो जो वो एंगल बना रहा है वो क्या है, अल्फा, ठीक है। 2 बार रिपीट कर दिया मैंने, अब बात समझ में आ गई होगी। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू फिर से बीटा बाय अल्फा हो गई, tan बीटा बाय tan अल्फा, और इसकी वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा इजी हो गया, है ना। tan बीटा की वैल्यू मेरे पास इस छोटे से ट्रायंगल से निकाल सकते हैं जो कि किसके बराबर होगी, h परपेंडिकुलर बाय बेस फोकस, h/f, tan बीटा की वैल्यू निकाल ली। और tan अल्फा की वैल्यू तुम इस वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पे कितना हो, किसके बराबर हो जाएगी, h/d के बराबर, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो h/d, अब फिर से तुम इन दोनों को डिवाइड करने निकलोगे तो क्या होगा, h/f, h/d, h से h कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मेरे पास मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आई वो कितनी आ रही है, d/f के बराबर आ रही है। आ गई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना। अब तुम बोलोगे ये तो अलग फॉर्मूला आ गया, हाँ अलग इसलिए आ गया क्योंकि अब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1 + d/f, ये वाला जो फॉर्मूला है ये तुम तब यूज करोगे जब डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा हो, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये तुम तब यूज करोगे जब इमेज कहां बन रही हो, इन्फिनिटी पे बन रही हो। दोनों फर्क तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। ओके, जो अभी हमने 2 फॉर्मूला देखे ना वो दोनों को दोनों एक बार फिर से देख लो। जब भी फाइनल इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1 + d/f, और फाइनल इमेज जब मेरी इन्फिनिटी पे बनेगी तो मैग्निफिकेशन इज d/f, ठीक है। यहां पे तुम बोल सकते हो कि हाँ हमने जो पहला वाला केस है हमने मैग्निफिकेशन d/x भी निकाला था, हाँ वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट रैंडमली x डिस्टेंस तुम्हें मालूम नहीं होता, ये फोकल लेंथ ज्यादा बताएंगे d की वैल्यू, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यही पर्सपेक्टिव है। अब ये सिंपल से फॉर्मूला है तो इसके क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। एक हिस्सा यहाँ पे हमें बोला है ये नियर पॉइंट है, जब नियर पॉइंट का मतलब डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक क्वेश्चन में बोला है, हाँ दूसरे पार्ट में बोला है हमसे इन्फिनिटी पे जब इमेज बन रही है। तो ये दोनों जब हमें चीजें बोली है ना तो इसको क्या नाम है, 2 अलग अलग पार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन के, पर हमें साफ साफ बोला है कि भाई नियर पॉइंट है यानी मैग्निफिकेशन 1 + d/f, और यहाँ पे अगर मेरे को इन्फिनिटी बोला है d/f। सिंपल सी चीज है, हमें यही चीज कंसेप्ट को यूज करना है। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ बोला गया है फोकल लेंथ तुम्हें दिया हुआ है, ओके। नियर पॉइंट तुम्हें बता रखा है 25 सेंटीमीटर, अगर नहीं भी बता रखा होगा तो 25 तुम यूज कर सकते हो। हाँ अगर कुछ और बोलता है तो कुछ और यूज करना, लाइक 26 बोल देता है 26 ही यूज करना, बट ऐसा
बहुत ही रेयर तुम्हें देखने को मिलेगा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस एंड, अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इसके लिए तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, हम डायरेक्टली लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज फोकल लेंथ दिया है और डिस्टिंक्ट विजन इनडायरेक्टली तुम्हें इमेज डिस्टेंस दी हुई है ना। बस हमने लेंस फॉर्मूला यूज करा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, उसको यूज करा और मेरे पास क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ गई -5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल था। आगे बोला है एंगुलर मैग्निफिकेशन। हाँ, इस चीज से भी कंफ्यूजन मत लेना, अगर तुम्हें समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, मैं एक बार फिर से क्लियर कट समझा दूं बहुत बढ़िया तरीके से कि देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन वो चीज है जो अभी हम निकाल रहे हैं, मतलब बीटा बाय अल्फा। तुम साफ साफ देख सकते हो हम एंगल की मदद से मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है और उसको मैग्नीफाइंग पावर भी बोला जाता है कई कई बार। और मैग्निफिकेशन वो था जो तुमने छोटी क्लास में पढ़ा था, जो कि वो हमारे लिए क्या था कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है मेरे लिए लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके, और ये है मेरे लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन। फर्क है दोनों में, बट तुमसे इस क्लास में मेजरली तुमसे एंगुलर ही बोला जाता है। ये चीज वैसे समझ में आ जाएगी क्योंकि ये साफ साफ एंगल ही तो है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो फाइनल पार्ट अब देख लेते हैं कि अगर मुझे क्या निकालना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है नियर पॉइंट पे 1 + d/f फॉर्मूला होता है, ठीक है। और वही अगर मुझे मान लो एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है इन्फिनिटी पे, तो d/f फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूलाज हैं, आंसर निकल जाएगा। तो यही चीज है 1 + d/f जब मेरे लिए कहां पे होगा, नियर पॉइंट वाला होगा, और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो d/f। यहां एक बात नोटिस करना कि हम साइन नहीं डाल रहे हैं कि d नेगेटिव में था बट फिर भी पॉजिटिव में डाल रहे हैं, d नेगेटिव में था फिर भी, क्योंकि हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन का सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव डालने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा डायरेक्टली आंसर उसी से आ जाएगा। तो बहुत सारी बातें मैंने तुम्हें बताई, क्या क्या तुम्हें बताया इस वाले क्वेश्चन के थ्रू कि एंगुलर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन में फर्क क्या होता है ये बताया, और क्या कहते हैं नियर पॉइंट पे और इन्फिनिटी पे दो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, वो यूज करने होते हैं सिचुएशन के हिसाब से, वो तुम्हें क्वेश्चन साफ साफ बता देगा, ठीक है। और फाइनली मेरे पास क्या होगा कि अगर मतलब तुम जब सॉल्व कर रहे होगे तो तुम्हें माइनस प्लस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो एक तरीके से क्या आने वाला है, मैग्नीट्यूड देगा, तो तुम्हें सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो बातें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई, बहुत सिंपल तरीके से क्लियर हो गई कि चलो अगर मेरे पास फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट क्या हो अगर कुछ लिखा ही ना हो, ना उसमें लिखा है डिस्टिंक्ट विजन, ना उसमें लिखा है इंफिनिटी, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो उस वाले तरीके को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो वो होता है हमारे लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट। मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें ना ही इंफिनिटी और ना ही डिस्टिंक्ट विजन लिखा है, ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हो गया। और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट तब होता है जब हम m = d/f यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल तुम्हें दिखाऊंगा बट अगले वाले टाइप में। उस एग्जांपल को समझने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप उठाते हैं, चलो। तो अब मेरे पास जो नया तरीके का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। काफी बढ़िया माइक्रोस्कोप होता है एक्चुअली, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेज तुम्हें मिल जाएगी, ऑर्डर 1000, मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें बड़ी होके 1000 टाइम्स बड़ी होके दिख सकती हैं। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप काफी बढ़िया होता है। बट ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लेंस है, एक लेंस जो कि ऑब्जेक्ट को देखेगा, एक लेंस जो कि मेरे आंख के पास होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे होगा क्या कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन करोगे तो मेरे पास दो तरीके के लेंस होंगे, ऑब्जेक्टिव जो कि ऑब्जेक्ट के पास होगा, और आईपीस या फिर ऑक्यूलर जो मेरे आंखों के पास होगा। सिंपल सी चीज है। ओवरऑल दोनों की फोकल लेंथ काफी छोटी होती है। अगर देखो फोकल लेंथ छोटी होगी ना तो इमेज बड़ी आएगी। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ काफी छोटी होती है और आईपीस की भी छोटी होती है, बट आईपीस की कंपैरेटिवली थोड़ी सी लार्जर होती है। तो कहने का मतलब यह है कि फोकल लेंथ आईपीस का स्मॉल है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का भी स्मॉल है, बट आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। सिंपल सी बात है, इतना समझ के चलो। ये है कंस्ट्रक्शन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब जैसा कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में करा, कुछ अलग नहीं होने वाला। एक केस आएगा डिस्टिंक्ट विजन का, एक केस आएगा इंफिनिटी का, बस। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, वो है इसका डायग्राम। तुम्हें लग सकता है कंफ्यूजिंग, बट मैं सही बोलूं बहुत ही इजी डायग्राम है। मैंने बहुत लोग को देखा कि एक लाइन बाय लाइन वो बनाते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। मैं बोलूंगा मत करो, बेटर रहेगा, ठीक है। खुद स्केल लो, खुद इस डायग्राम को समझो, बिना देखे बनाओ, बहुत आराम से बन जाता है, ठीक है। पॉइंट क्या है, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव
छोटा फोकल लेंथ वाला, ये है मेरा आईपीस वाला लेंस जो कि मेरे आंखों के पास होता है, तो इसका फोकल लेंथ साफ साफ बड़ा है, ठीक है। अब मेरे पास सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे, तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये जो है वो इमेज कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब फाइनली ये बात मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दी है कि जो पहला लेंस जो इमेज बनाता है ना, ये इमेज अब एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट दूसरे वाले लेंस के लिए, ठीक है। यानी जो मेरे पास आईपीस है वो इसको कंसीडर करेगा एज एन ऑब्जेक्ट और इसके हिसाब से वो एक फाइनल इमेज बना के देगा, ठीक है। तो ये है मेरा असली ऑब्जेक्ट, ये है इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, और फाइनली इसकी यूज से आईपीस मेरे लिए जो इमेज बना रहा है वो यहां पे बनाएगा, और ये है मेरी फाइनल इमेज, ऐसा समझ लो, ठीक। तो ये बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए, जो मेरे फाइनल इमेज है वो डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही होगी, तो यही मेरे लिए डी है ना। ये जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस वाले आईपीस लेंस के लिए, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आईपीस का, ठीक है। और बाकी एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, एफ ई क्या है, फोकल लेंथ मेरे फोकस मेरे लिए आईपीस वाले का, ठीक है। फिर से वही वाली चीज है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे यानी डिस्टिंक्ट विजन पे रख देता हूं तो जो वो एंगल बनाता है वो अल्फा एंगल होता है, फिर से वही वाली चीज। और मेरे लिए जो इमेज है वो अगर कहां पे रखी हुई हो, अगर इमेज डी डिस्टेंस पे रखी है और तब जो वो एंगल बना रही होती है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, बीटा एंगल बोलते हैं। तो ये चीजें मैंने अभी तुम्हें बताई, फिर से बोल रहा हूं एक बार, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है वो क्या है, अल्फा, इमेज जो एंगल बना रहा है वो है बीटा, और दोनों के दोनों एंगल तब बन रहे हैं जब मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये सेम चीज वहां पे भी थी और सेम चीज यहां पे भी होगी, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। डायग्राम बनाते वक्त देखो मैं तुम्हें ये बोलूंगा, ये वाला डायग्राम तुम्हें पहले से आता ही है कि भाई ये रे गई पैरेलल पास होगी फोकस से, और दूसरी रे गई ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास हो गई, अब ये यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। अब देखो कई लोग होते हैं ये वाली रे बनाते हैं, बनानी चाहिए तुम्हें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं पर्सनली तुम्हें बोलूंगा कि तुम ये वाली बनाओ। पहले ये एक रे पैरेलल गई, पास होगी फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, और ये जब मीट करेंगे तो पीछे मीट करेंगे और यहाँ पे मेरी इमेज बन गई। अब तुम्हें पता लग गया ना, जब इमेज बन गई तो तुम इन दोनों रेस को अपने हिसाब से बना सकते हो, ये ज्यादा बेटर तरीका रहता है। बाकी ये तो डायग्राम बनाने का हो गया, ओवरऑल तुम्हें डायग्राम भी अब एक एक चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां से असली ऑब्जेक्ट और ये मेरा फाइनल इमेज, और ये सिर्फ और सिर्फ इमेज है जो कि ऑब्जेक्टिव बना रहा है, जिसको आई पीस एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब फाइनली फिर से मैं मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालूंगा, जिसकी वैल्यू मेरे पास फिर से क्या होने वाली है, बीटा बाय अल्फा ही होने वाली है, जो कि हमने वहां पे करी थी, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यही है, मैंने इसीलिए बोला था वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। एंगुलर मैग्निफिकेशन सिंपली बीटा बाय अल्फा, यहां पे भी वही चीज होगी, बट उसको करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं जो कि इस चीज में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और तुम इसे ऐसे भी कंसिडर कर लो कि भाई ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है, अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ऐसा दिख नहीं रहा है बट ऐसा अज्यूम हम करके चल रहे हैं, अज्यूम करेंगे तभी ये पॉसिबल है, वरना समझना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज मैग्निफिकेशन, अगर तुम ऑब्जेक्टिव का निकालने जाओगे, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका मैग्निफिकेशन निकालोगे, तो तुम्हें पता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये चीज तुम्हें मालूम ही है। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, जिसको हम क्या भी लिखते हैं कि इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ ये चीज तुम्हें मालूम है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव का मेरे पास क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक। अब सिमिलरली मैं आईपीस का मैग्निफिकेशन लिखूंगा, तो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि इमेज जो है वो मेरे लिए डी डिस्टेंस पे बन रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे लिए कहां है, यूई डिस्टेंस पे, तो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, मैग्निफिकेशंस की वैल्यू लिखते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस का हमने मैग्निफिकेशन लिख लिया। यहां एक अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, ये चीज कि ये जो UO डिस्टेंस है UO जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली, ये लेंसेज इतने छोटे हैं कि हम मान लेते हैं UO FO के बराबर है। FO बेसिकली क्या है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, और UO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक तरीके से। तो ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं ना, ये दोनों डिस्टेंस एक्चुअल में बराबर है, क्योंकि लेंस बहुत ही हमारे लिए क्या हो गया, पतला हो गया, तो ये दोनों डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो गए, बराबर हो गए। और सिमिलर तरीके से मेरे पास क्या है, VO की वैल्यू किसके बराबर है, L के बराबर है। VO का क्या मतलब है, ये मेरे पास जो इमेज डिस्टेंस बन रही है ऑब्जेक्टिव की वजह से, ये एक्चुअल में इस डिस्टेंस के बराबर है। ये डिस्टेंस है क्या,
L बेसिकली होता है डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में। तो L क्या है मेरे लिए, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना पूरा का पूरा, यहां से लेकर यहां तक, ये है L, ठीक है ना। अब यहां मैं फिर से तुम्हें बता दूं, तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगाओ, ये डिस्टेंस, ओके, ये हम हाईलाइटर से यूज करते हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस एक्चुअल में बराबर है। हाईलाइट करने के बाद तुम्हें लग नहीं रहा होगा, बट एक्चुअल में ये दोनों बराबर हैं। यही हमारा अजम्पशन है और यही इस केस में इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअल में इसीलिए हम मान के चलते हैं, क्योंकि लेंसेज बहुत ज्यादा पतले हैं, डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। और सिमिलर तरीके से मेरे पास जो दूसरी बात है वो क्या है कि ये VO डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, यहां से लेकर यहां तक L के बराबर है, ठीक है। तो येलो वाले दोनों आपस में बराबर है और ब्लू वाले दोनों आपस में बराबर है, ये मान के चल रहे हैं, अजम्पशन लेके चल रहे हैं, तभी ये डेरिवेशन आगे हो पाएगी। बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हें अजीब लगेगा बट एक्चुअल में इतना अजीब होता नहीं है, ठीक। अब चलो यहाँ पे मैग्निफिकेशन, जैसा मैंने तुम्हें बताया, बीटा बाय अल्फा ही होगा, tan बीटा बाय tan अल्फा के बराबर होगा, जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप में वैसा ही यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब अगली चीज हमारे पास क्या आ जाएगी कि tan बीटा को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो h डैश बाय ue के बराबर होगा। जरा ध्यान से एक बार देख लो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है कि मेरे पास tan बीटा बन कहाँ रहा है, तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ना, ये देखो, ये छोटे से ट्रायंगल में मेरे पास बीटा वाला एंगल है, तो यहाँ पे H डैश क्या है, परपेंडिकुलर, और ये B डैश E मेरे लिए एक तरीके से क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी बेस, और बेस किसके बराबर है, UE के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि tan बीटा क्या है, H डैश बाय UE। और सिमिलर तरीके से tan अल्फा की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो tan अल्फा यहाँ पे तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि दिक्कत ये है कि ये डिस्टिंक्ट विजन नहीं है, ये तब है जब यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, फिर इमेज बन रही है, तब अल्फा जो एंगल है वो। तो इसको समझने के लिए अलग से ये वाला डायग्राम देख लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा है d डिस्टेंस पे, तब वो अल्फा एंगल बना रहा है, और वो एंगल है मतलब यहाँ पे tan b अल्फा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी h बाय d। सो मैंने tan बीटा की वैल्यू लिख दी परपेंडिकुलर बाय बेस, tan अल्फा की वैल्यू लिख दी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पे होगा क्या कि जरा नोटिस करो, h डैश बाय h आ गया और h बाय UE आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास अगली चीज जरा बड़ी ही ध्यान से देखना, मैग्निफिकेशन, जब भी मेरे पास दो डिफरेंट लेंसेज होते हैं और मान लो उन दोनों को मैंने साथ में रख दिया, सिर्फ इसी केस में नहीं, इन जनरल भी मेरे पास रख दिया, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है पहले वाले लेंस का मैग्निफिकेशन और दूसरे वाले लेंस का मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर में। अच्छा, समझ में आई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो जरा ध्यान से देखो, h डैश बाय h जो है वो किसके बराबर है, MO, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। d बाय UE जो है वो किसके बराबर है, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, हाँ या ना। तो ये है मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का, ये है मैग्निफिकेशन आईपीस का, दोनों के प्रोडक्ट को अगर फाइनली देखोगे तो ये मेरे पास आंसर आएगा। यानी मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस के बराबर है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अब यहीं से मैं देखता हूं आगे करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि ये अब मेरे पास जो आईपीस है वो कहीं ना कहीं एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल काम कर रहा है, उसके लिए ऑब्जेक्ट है, उसने एक इमेज बना दिया, बिल्कुल वैसे ही तो है जैसा एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो अगर मैं सिर्फ सोलली अगर मैं आईपीस की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कर रहा है, और उसको हमें पता है कि जब इमेज बनती है कहाँ पे, d डिस्टेंस पे, तो मेरे लिए क्या होता है, m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाय एफ ई। अब तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी, एक्चुअल में ये d बाय एक्स है, d बाय एक्स, और x की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू UE है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसे इग्नोर कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, इसे इग्नोर कर दो, बट वैसे समझ में आ जाना चाहिए। पर मैग्निफिकेशन आईपीस का डिस्टिंक्ट विजन पे सिंपल माइक्रोस्कोप अभी हमने देखा 1 प्लस d बाय एफ ई के बराबर होगा, वही रख दिया। और फाइनली मेरे पास इस चीज को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे कि ये जो m की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, इस m की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन आईपीस का हमने निकाल लिया। अब इस चीज को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो m जो है वो MO, ओके, ME के बराबर है, और वही चीज हम करने वाले हैं। जरा सिंपली देखो यहाँ पे MO की वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की वैल्यू तो VO बाय UO के बराबर है, वो साफ साफ हमने वो चीज देखी है, ठीक है ना। और ये चीज 1 प्लस d बाय एफ ई अभी हमने निकाल लिया। और अब हमारा फाइनल कंसेप्ट आएगा अजम्पशन कि UO जो है वो FO के बराबर है, VO जो है वो L के बराबर है। ये हमारे हेल्प में करने वाला है, तो यही चीज फाइनली मैं पुट करूंगा तो ये मेरे लिए फाइनली में जाएगी। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने VO को रिप्लेस करा है L से
और UO को रिप्लेस करा है F0 से। ध्यान रखना, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यही एक चीज़ है जो कि समझ में नहीं आती है, बट ध्यान रखना ये इसलिए ही है क्योंकि अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि लेंसेज बहुत ज़्यादा पतले छोटे, डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। तो फाइनल इमेज मेरी D पे बन रही है, यानी डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। तो अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन निकालनी है या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर मैं कहूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, तो फॉर्मूला अलग होता है। तुम बोलोगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए अलग था, बिल्कुल वो था 1 + 1 + D/F, ठीक है, ये था। यहाँ पे जो मेरे पास आंसर है वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और फाइनली गेस तुमने सही किया था कि अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब इमेज पहले डिस्टिंक्ट पे बनती है, फिर इन्फिनिटी पे बनती है, और वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। ये मेरे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो वाला केस है जहाँ इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये कराने के लिए फिर से वही वाली चीज है कि ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे पैरेलल भेजी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, ये दोनों मीट कर रही हैं। बट खास बात इस बार ये होगी कि ये दोनों मीट एग्जैक्टली करेंगी फोकल लेंथ आईपीस के। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग को याद हो, कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है, इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है। यानी अब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, और ये है कहां पे? आईपीस के फोकल लेंथ पे है, फोकस पे है। यानी अब जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। और चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, एक रे गई पैरेलल तो जाएगी कहां से? फोकस से। एक रे गई ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों कभी मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। साथ के साथ ये वाली रेज मैं तो कहूंगा ये वाली बनाया करो, और ये दोनों बस उसके हिसाब से खींच दिया करो, ये वाली होती है। वही चीज यहाँ पे भी करनी है तुम्हें, ठीक है ना। फिर से कुछ चीजें जो कि हमने पिछले वाले में करी ही, कि जो हमारी अजम्पशंस हैं वो अभी भी सही हैं कि भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर है, साथ के साथ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। अजम्पशंस अभी भी चलेंगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी अभी भी चलेगा। और आईपीस के लिए मेरे पास क्या होगा? D/FE। इस बार थोड़ा सा बदल इसलिए गया क्योंकि जो मेरे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट है, इस बार वो कहां पे रखा हुआ है? FE पे रखा हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई भी दिक्कत वाली जरूरत वाली बात नहीं है, ये मेरे लिए इतनी सी चीजें हो गई, ठीक। अब यहाँ पे करना बहुत, मतलब यहाँ का जो डेरिवेशन करना वो बहुत ज्यादा इजी होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर मैंने तुम्हें अभी बताया था वो किसके बराबर है? MO × ME के बराबर है। पिछले क्लास में ये जब हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं तो हमें बार बार प्रूफ करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना, कि मैग्नीफाइंग पावर MO × ME के बराबर है, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का और आईपीस का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मैग्निफिकेशन अब मेरे पास यहाँ पे जो आया वो किसके बराबर होने वाला है? -L/F0 मल्टीप्लाइड बाय D/FE। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि देखो यहाँ पे पॉइंट ये है कि मैग्निफिकेशन जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव का है वो किसके बराबर है? VO/UO के बराबर है, हाँ या ना? ये चीज तुम्हें दिख रही है। और VO जो है उसको हमने कंसीडर करा है किसके बराबर? L के बराबर कंसीडर करा है, और F को हमने किसके करा है? सॉरी, U को FO के बराबर। तो ये चीज हमने इसके बराबर करी है, ये चीज हमने इसके बराबर करी है। इसीलिए मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की जगह VO/UO रखने की जगह हमने डायरेक्टली ये रख दिया। बाकी तुम एक स्टेप इंक्रीज करके लिखना चाहो तो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं जो भी चीजें मैंने बोली, कि मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू सिंपली क्या है? ऑब्जेक्टिव और आईपीस के प्रोडक्ट के बराबर है। मेरे पास जब इमेज, जो फाइनल इमेज है वो डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, और फाइनल इमेज जब मेरे पास कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, तब मेरे पास ये फॉर्मूला। ये चीजें अभी हमने निकाली, ठीक है ना। बहुत देखो, एक्चुअल में मैं सही बोलूं कि है फॉर्मूला दिखने में अजीब, बट इसको यूज करना इजी है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई सोल्यूशन मत देखना और ट्राई खुद करके देख लेना, बट फिर भी मैं एक चीज इसमें बता दूं जो कि पिछले वाले में भी हमने करी ही है। हमें मैग्निफिकेशन इस वाले केस में निकालना जब नियर पॉइंट बन रही है, यानी डिस्टिंक्ट विजन वाला बन रहा है। फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, बट नेगेटिव वेगेटिव डालने की कोई जरूरत है नहीं तुम्हें। जैसे कि मैंने बोला, हम एक तरीके से उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो हमें नेगेटिव वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, अगला वाला केस भी देख लो। जैसे ये वाला कोई फॉर्मूला है, इस वाले केस में हमें फाइनल इमेज एक बार जब नियर पॉइंट पे बन रही है वही चीज है। तो ओवरऑल मेरे कहने का पॉइंट सिर्फ यही है कि तुम्हें वो क्या कहते हैं, नेगेटिव वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उसका मैग्नीट्यूड देना होता है। ये कुछ क्वेश्चन है, ट्राई करो, इजी है, सिर्फ फॉर्मूला उठाना है तुम्हें और खुद के खुद उसमें पुट करना और आंसर निकाल देना। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने तुम्हें नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस बताया सिंपल माइक्रोस्कोप में, मैं फिर से बता देता हूं। अगर डिस्टिंक्ट विजन लिखा हो, फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। और हमारे पास इन्फिनिटी लिखा हो, फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर आ जाएगा।
क्या हो अगर कुछ भी ना लिखा हो? अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस करेंगे यूज। और नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में हमारे पास जो आता है वो कौन सा वाला होता है, डिस्टिंक्ट विजन वाला केस आता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो अब देखो, और यही चीज सिंपल माइक्रोस्कोप में भी लग जाएगी। हाँ, वहां का नॉर्मल एडजस्टमेंट अलग है, यहाँ का अलग है, वो बात अलग है, बट मेरे कहने का पॉइंट समझो। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि देखो, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, इस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट डिस्टिंक्ट विजन है, उसमें इंफिनिटी था, वो बात अलग है। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, एक्चुअल में इजी क्वेश्चन है, बट कंफ्यूजन सिर्फ इसीलिए आ जाती है क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। बोला है मैग्निफिकेशन तुम्हें दी हुई है, ट्यूब लेंथ का मतलब एल की वैल्यू है ना, आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का यानी एफ ओ की वैल्यू तुम्हें दी हुई है। अब तुमसे बोला है कि फोकल लेंथ आईपीस का मुझे निकाल के दिखा दो। देखो, अगर तुम्हें बोल दिया होता कि इंफिनिटी है या डिस्टिंक्ट विजन है, यूं निकाल लेते। कुछ नहीं लिखा तो करना क्या है, जैसे कि मैंने बोला तुम्हें, नॉर्मल एडजस्टमेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में क्या आता है हमारे पास, वो वाला केस होता है जिसमें डिस्टिंक्ट विजन बन रहा है। नॉर्मल एडजस्टमेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में वो वाला है जब मेरे लिए डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट विजन में हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, L बाय एफ नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई। फिर से कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, नेगेटिव प्लस माइनस रखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ ना प्लस है ना माइनस है, सिर्फ वैल्यूज हैं, पुट करो आंसर निकालो। मैग्निफिकेशन 375 दिया हुआ है, एल की वैल्यू 150 दी हुई है ना, एफ ओ की वैल्यू 5 ये भी तुम्हें दी हुई है, और डी की वैल्यू मेरे पास 25 सेंटीमीटर होती है, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 250 हो जाएगा। सब कुछ दिया है, पुट करो आंसर निकालो, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट करो ही मत, सिंपल सी बात। ओके, तो नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो टेलीस्कोप है, ठीक है। हमने माइक्रोस्कोप डिस्कस करा जिससे हम बहुत छोटी चीजें देखते हैं, टेलीस्कोप मेजरली वो है जिससे हम बहुत बड़ी चीजें देखते हैं, या फिर अगर मान लो स्पेस में कुछ देखना हो या फिर धरती पे कुछ बहुत दूर दूर देखना हो तो उसके लिए होता है। दो तरीके के हैं, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब वो है जिससे हम बाहर मतलब अर्थ के बाहर की चीजें मेजरली देखते हैं, वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेरेस्ट्रियल के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी समझ लो, ये मेजरली चलो वाइल्ड लाइफ के बारे में कोई स्टडी कर रहा है या फिर अर्थ पे ही उसे दूसरे पहाड़ पे ऐसे कुछ देखना है तो वो मेरे लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। ओवरऑल दोनों पर्पस दोनों का यही है कि हमें बड़ी चीजें ही देखनी होती हैं, छोटी चीजें नहीं देखनी होती हैं। माइक्रोस्कोप में बहुत छोटी छोटी चीजें देखनी होती है, ठीक है। तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल, बट हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में। तो अगर मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के कंस्ट्रक्शन की बात करूं, बहुत सिंपल है इसको समझना। क्यों इसको समझना बहुत सिंपल है, देखो जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था वैसा एक लेंस होगा जो कि चीजों को देखेगा, दूसरा लेंस जो कि मेरे आंखों के पास लगा हुआ होगा। फर्क थोड़ा सा आ जाता है, यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव है यानी जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। रीजन सिंपल यही है क्योंकि वो बहुत दूर की चीजें और बहुत बड़ी बड़ी चीजों को देख रहा है, इसीलिए उसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। वही अगर मैं किसकी बात करूं, आईपीस वाले की बात करूं, तो वो मेरे आंख के पास लगेगा, उसका फोकल लेंथ थोड़ा सा छोटा ही होना चाहिए, कह सकते हो काफी छोटा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में, ठीक है। सिंपल सी बात है, बड़ी चीजें देख रहा है फोकल लेंथ बड़ा है, आंख के पास लग रहा है फोकल लेंथ छोटा है। आईपीस ऑब्जेक्टिव सेम कंसेप्ट तो वही है। फिर से वही वाली कहानी, एक बार डिस्टिंक्ट विजन एक बार इंफिनिटी, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्या है, हम जो चीजें देखते हैं ऑब्जेक्टिव से वो काफी दूर होती हैं, जुपिटर मार्स जो भी देख रहे हो वो बहुत दूर है, तो हम कंसीडर करते हैं वो इंफिनिटी से है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इंफिनिटी पे। रेज इस तरीके से आ रही है, पैरेलल आ रही है, और जब रेज पैरेलल आ रही है वो यहां मीट करेंगी, तो ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्टिव ने बनाया है, इस इमेज को आईपीस लेगा, ऑब्जेक्ट मानेगा और इससे फाइनल इमेज वो यहां पे बना देगा। सिर्फ फिर से वही वाली कहानी, अल्फा वही एंगल है जो कि ऑब्जेक्ट बना रहा है, बीटा वही एंगल है जो कि इमेज बना रहा है, एफ ओ क्या है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, एफ ई क्या है आईपीस का फोकल लेंथ, ओके। मेरे पास कैपिटल डी क्या है डिस्टिंक्ट विजन, यू ई क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस, ठीक है। ये सारी की सारी वही वाली कहानी, कुछ भी मैं आपसे ही बोलूं कुछ भी नया नहीं है। डायग्राम दिखने में ही सिर्फ भयानक होते हैं, होते बहुत सिंपल है। कहानी फिर से वही, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लिखनी है तो यानी वो बीटा बाय अल्फा जो कि tan बीटा बाय tan अल्फा के बराबर होने वाला है। सिंपल वही कहानी, ठीक है। tan बीटा की वैल्यू लिखोगे तो वो a डैश, मतलब जरा ध्यान से देखो इस छोटे से ट्रायंगल में, ठीक है। अब मेरे पास इसकी वैल्यू लिखोगे तो a डैश b डैश मेरे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया, ये हो गया।
वैल्यू पुट कर दी। tan अल्फा की वैल्यू अगर तुम निकालने जाओगे तो वो मेरे लिए इमेज के पर्सपेक्टिव से आता है, ठीक है ना। और tan अल्फा की वैल्यू ना यहाँ पे तुम एक नए तरीके से निकाल सकते हो, बाकी क्यों, क्योंकि देखो ये वाले दो लाइंस है ना, तो अगर तुम नोटिस करोगे कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस कंसेप्ट को यूज करके निकाल सकते हो। यहां से ये वाला ट्रायंगल उठा लो, है ना, तो अब मेरे पास ये हो गया बेस, ये हो गया उल्टा बोल दिया, परपेंडिकुलर और वो बेस, ठीक है। बस उसको यूज करो और आंसर निकालो, कंसेप्ट सेम रहा, ठीक है। यहाँ पे फाइनली हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कट गया, ओ बी डैश बाय बी डैश ई आया। यहाँ पे मेरे पास ओ बी डैश जो है वो एफ ओ के बराबर है, चेक कर सकते हो चाहो तो। यहाँ पे मेरे पास ये रहा। और यही सिमिलरली अगर बी डैश ई के बारे में बात करूं मैं, बी डैश ई, ओके, यहां से लेकर यहां तक, वो मेरे लिए किसके बराबर हो गया, ये यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर। बस तो मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया और फाइनली मेरे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई। यानी ये जो मेरे पास मैग्निफिकेशन है, ये वैल्यू मेरे पास तब आ रही है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में जब मेरे पास डिस्टिंक्ट विजन है। देख लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेम कंसेप्ट ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन, बार बार हम वही चीज यूज करते चले जा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। अब tan अल्फा जो मतलब tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, ये रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए बस। ओके, तो फिर से पिछला वाला जो फॉर्मूला है वो अच्छा है, बढ़िया है, बिल्कुल वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो अब बताने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डिस्टिंक्ट विजन के केस में फोकल लेंथ और मेरे पास मैग्निफिकेशन के बीच में एक रिलेशनशिप उठाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो यूई के बराबर और वी जो है वो माइनस डी के बराबर होगा आईपीस के लिए। जरा ध्यान देखो, मैं आईपीस की अगर जब बात करूं, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, यूई, और जो इमेज डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल। तो अब यही चीज को मैं यूज करके लेंस फॉर्मूला लगाने वाला हूं कि लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह मैंने डी पुट करा, इसकी जगह मैंने यूई पुट करा, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1/ue इज इक्वल्स टू 1/fe प्लस 1/d। अब जरा यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ इस वाले स्टेप में सिर्फ कॉमन लिया है, जरा देखो 1/fe प्लस 1/d में से अगर मैं बेसिकली क्या करूं, 1/fe को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ बचना चाहिए fe/d। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ताकि इसको वापस से मल्टीप्लाई करो ना तो वापस से यही चीज आ जाए, ठीक है। ये बस कर इसलिए रहे ना क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज होगी कि अब इस ue को जरा तुम यहाँ पे भेजोगे ना, यूई को यहाँ पे भेजोगे तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा बन जाएगा। देखो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ फाइनली मैं m को किसके बराबर बोल सकता हूँ, FO/FE के बराबर बोल सकता हूँ। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो मैं एक बार हल्के से क्लियर कर देता हूँ तुम लोग को। जैसे हमने पिछले स्लाइड में ये चीज देखी कि m जो है वो माइनस FO/UE के बराबर है, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि 1/UE जो है वो m/-FO के बराबर है। बस मैंने FO को उस साइड जाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। यही कंसेप्ट अगर मैं यहाँ पे यूज करूं कि 1/UE को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/UE की जगह m/-FO लिख सकता हूं, पिछले वाले से मैंने उठा लिया है कि नहीं। अब m/-F0 लिख सकता हूं, जो 1/UE है वो इस पूरी वैल्यू के बराबर है, यानी वो किसके बराबर है, 1/FE 1 प्लस FE/D। हाँ या ना। तो ये चीज इसके बराबर है और यही चीज इसके बराबर भी है, तो वो दोनों आपस में भी बराबर हो गए। सिर्फ यहीं से मेरे पास जो फाइनली जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो क्या आएगी, ये जो F0 है वो ऊपर उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो F0/FE 1 प्लस FE/D। सिर्फ यही एक सिंपल बेसिक सा तरीका है इस डेरिवेशन को निकालने का। फिर से डेरिवेशन इस वाले केस में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जरा ध्यान से सुन लो मेरी बात, ठीक है। अगर मान लो मुझे क्या चाहिए होगी, लार्ज मैग्नीफाइंग पावर चाहिए होगी। अगर मुझे मैग्नीफाइंग की पावर की वैल्यू बहुत बड़ी चाहिए तो मेरे पास FO की वैल्यू FE से बड़ी, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तभी आंसर बड़ा आएगा, हाँ या ना। तो मेरे पास जब FO की वैल्यू FE से बहुत ज्यादा बड़ी होगी तभी मुझे बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव यही बता रहा है कि रियल इन्वर्टेड है, बट फिर से मैग्नीट्यूड के टाइम तो नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ध्यान रखना ये लार्ज मैग्नीफाइंग पावर आए एस्ट्रोनॉमिकल केस के तभी ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो फिर से वही कहानी तीसरी बार रिपीट हो रही है। अब जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा अल्फा, इमेज एंगल बनाएगा बीटा, FO ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, FE इमेज का फोकल आईपीस का फोकल लेंथ। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है और फिर से इमेज मेरी इन्फिनिटी पे बन रही है। ध्यान रखना
बिल्कुल ही सेम प्रोसीजर रहेगा कि अगर मैं यहाँ पे अगर वो निकालने बैठ जाऊं, क्या बोलते हैं उसको, मैग्निफिकेशन की वैल्यू, तो वही बीटा बाय अल्फा, tan बीटा बाय tan अल्फा, और उसी को फिर से मैं वैल्यू tan बीटा tan अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, FO बाय FE के बराबर आएगा। चेक कर लो, OB डैश जो है मेरे पास कहां से कहां तक, O से लेकर B डैश, वो किसके बराबर है, फोकल लेंथ किसका, ऑब्जेक्टिव का। और सिमिलर तरीके से मैं B डैश E की अगर बात करूं, यानी ये वाला, तो ये किसका है, फोकल लेंथ आई पीस वाले का। तो ये बात बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। यहाँ एक ही चीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला है जो अभी हमने निकाला, ये इन्फिनिटी वाला है, और इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो फिर से एस्ट्रोनॉमिकल केस के केस में जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है वही इन्फिनिटी का केस होता है, तो तुम इसको इन्फिनिटी बोलो या नॉर्मल एडजस्टमेंट, बात वही है। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुम ये यूज करोगे, माइनस माइनस डालने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव और आईपीस अगर तुम्हें निकालना हो तो ये इसके बराबर है। कि ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, इसको समझना बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि साफ साफ है, देखो मेरा पहला लेंस दूसरा लेंस इस तरीके से थे कि यहाँ पे मेरे पास पॉइंट था और ये दोनों के लिए ही एक तरीके से फोकस था। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंस और आईपीस का फोकल लेंस दोनों ही मेरे पास इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो अगर मुझे एल यानी डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों, यानी जिसको मैं एल से भी डिनोट कर सकता हूं, वो दोनों के फोकस के बराबर, फोकल लेंथ के सम के बराबर है। सिंपल सी चीज है। और वही है डिस्टिंक्ट विजन के लिए ये वाला फॉर्मूला, इन्फिनिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला, जिसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में। तो फटाफट एक बार मैं क्विक रिकैप दे दूं ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन से पूरा का पूरा क्लियरेंस हो जाए कि अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किसी की भी बात कर रहा हूं, तो मेरे पास सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इन्फिनिटी वाला केस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए डिस्टिंक्ट विजन वाला केस, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए अगेन इन्फिनिटी वाला केस। ये वाले केस जिनके फॉर्मूलाज 1d/f, यहाँ पे l/f0 1+d/fe, और यहाँ पे मेरे पास FO/fe, ये तो हमने फॉर्मूलाज निकाले, ये तुम्हें पता है। ये एक्चुअल में है क्या, ये सब कुछ नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो अगर तुमसे सिंपल माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट पूछे या क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो, डिस्टिंक्ट या फिर इन्फिनिटी, तब तुम इन्फिनिटी वाला केस उठाओगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए डिस्टिंक्ट विजन वाला केस उठाओगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए इन्फिनिटी वाला उठाओगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। बस इतना ही तुम्हें क्लियरेंस होना चाहिए। यही इस चैप्टर में, चैप्टर कहूंगा बल्कि बेसिकली डिवाइसेस में, यही एक सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब फाइनली इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो अभी तक हम जो भी टेलीस्कोप यूज कर रहे थे या फिर माइक्रोस्कोप, सब में हम लेंस का यूज कर रहे थे, है ना। अब हम मिरर्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स भी अच्छे खासे यूज के होते हैं। जैसे कि टाइप्स देख लो, सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो क्या है, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, इसमें है क्या कि रेज पैरेलल आ रही है इस तरीके से, ठीक है, रेज बहुत दूर से आ रही है तो पैरेलल ही आएंगी। यहां हमने क्या लगा रखा है, एक कॉनकेव मिरर लगा रखा है, ठीक है। और तुम्हें मालूम ही है कि कॉनकेव मिरर की टेंडेंसी क्या होती है, रेज को ऐसे कन्वर्ज करना। सो सारी रेज ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी, और फिर यहाँ पे एक एंगल पे हमने क्या लगा रखा है, एक प्लेन मिरर लगा रखा है। अब ये प्लेन मिरर जो भी रेज है वो रिफ्लेक्ट कर देगा किसकी तरफ, आईपीस की तरफ, जो कि हमारी आंखों पे कनेक्टेड होगा, मतलब आंखों के पास होगा। तो वो इस तरीके से ये मेरा न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप काम करता है। बड़ी सिंपल सी चीज है। और वही अगर मैं बात करूं केस ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एट दी एंड दोनों का वर्किंग सेम ही होता है कि फिर से पैरेलल बहुत दूर से रेज आ रही है, ये ऐसे इस तरीके से एंटर करेंगी। अब ये जो मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास क्या है, पैराबोलिक ऑब्जेक्टिव मिरर। ओवरऑल है ये कॉनकेव मिरर की तरह ही, बस थोड़ा सा साइज थोड़ा सा डिफरेंट है। अब होगा क्या, ये भी क्या है, कन्वर्ज कर देगा रेज को। सो रेज ऐसे कन्वर्ज हो गई, और फिर यहाँ पे ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। सो यहाँ से वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से किस में गई, आई पीस में गई, है ना। तो और फिर वो हम उसे देख लेंगे। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है, इसमें कुछ करने की टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वो क्या है, अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन निकालना है वो FO/FE के बराबर होता है, और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव सिंपली किसके बराबर होने वाला है, मेरे पास ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमारे पास है नहीं, वो लेंस नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव हमारे लिए क्या होने वाला है, कॉनकेव मिरर ही होने वाला है। कॉनकेव मिरर रोल प्ले करेगा उसका। बाकी आईपीस तो लेंस है ही, वो हमारे लिए वैसा है, वो किसके बराबर होगा, R/2। रिमेम्बर, याद होगा तुम लोग को कि क्या बोलते हैं उसको,
सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हो गया हमारे पास, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 टाइम्स द फोकल लेंथ होता है मिरर्स के केस में। तो ये मेरे लिए फोकल लेंथ है मिरर का, कॉनकेव मिरर का, और ये मेरे लिए क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया उस मिरर का। सो बस इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ r/2 से। बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी सा होता है, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ा सा मैं समझता हूँ, बट हाँ ये एक्चुअल में बहुत बड़ा चैप्टर था, ऑल्दो वेरी इजी था, ठीक है। इसको रिवाइज करना, जितने क्वेश्चंस मैंने कराया उतने भी कर लोगे तो वो भी बहुत मोर देन इनफ होता है। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय।